हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, जैसा कि आपको पता ही होगा है ना कि अपने जो क्रैश कोर्स है आरपीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का वो चल रहा है। और उसमें लगभग अपने 3 सब्जेक्ट बीएससी के पेंडिंग रहे हैं। एक तुम्हारा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक रहा है तुम्हारे पास मैकेनिक्स और तीसरा रहा है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस। ठीक है, तो आज अपने जो है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसकी नेक्स्ट वीडियो आई थिंक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस की मेरी देखने को मिलेगी। ठीक है, और उससे नेक्स्ट वीडियो जो मैकेनिक्स की है वो आपके अनुराधा मैम जो है वो करवा देंगे। तो संडे तक आई थिंक तीनों आपके कंप्लीट हो सकते हैं, नहीं होंगे तो मंडे तक हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अपकमिंग वीक अपने पास रहेगा, उसके अंदर जो एमएससी वाला पोर्शन है। ठीक है, इसमें तीन पार्ट अपने उसमें करेंगे। पहला पोर्शन, दो पहले दो पोर्शन जो होंगे वो अब तक जो आरपीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर जो एमएससी आती थी, ठीक है, उसके होंगे। और जो थर्ड पोर्शन होगा वो अपने पास होगा जो आरपीएससी ने न्यू न्यू टॉपिक्स ऐड किए हैं। ठीक है ना, तो उनका लेक्चर होगा वो। ठीक है, और सारे ही लेक्चर अपने लगभग लगभग 2 घंटे के रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट एनालिसिस के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि दो सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट सर्किट एनालिसिस। ठीक है, तो उसमें 2-2 घंटे या कुल मिलाकर के 3-3.5 घंटे की क्लास बन सकती है, जैसी अपनी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बनी थी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मेरे अकॉर्डिंग एक 2 घंटे की क्लास बनेगी। मैकेनिक्स की मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 3 घंटे से ऊपर की क्लास बनेगी। एमएससी वाले पोर्शन में दो 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 है ना, दो तिये छह है ना, टोटल 6 आवर की क्लास आपको देखने को मिलेगी। इसमें 4 आवर्स में आपका जो पुराने वाला पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा, और 2 आवर्स के अंदर आपका जो न्यू वाला पोर्शन होगा वो क्रैश कोर्स के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ लगभग 16 मई तक आपका जो क्रैश कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। और मैंने भी लगभग यही टारगेट रखा था कि इस लगभग मैं इस अकॉर्डिंग ही आपका पूरा करवा दूंगा। ठीक है, अगर उससे एक क्लास ज्यादा आती है, ठीक है, तो हो सकता है वो क्लास जो आपकी वो 16 से 20 के बीच आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पर 99.99% चांसेस यही है कि आपको संडे तक इलेक्ट्रॉनिक्स और नेक्स्ट वीक के अंदर संडे से पहले आपको जो सारा सिलेबस आपका क्रैश कोर्स के थ्रू बीएससी एमएससी वाला वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 11th 12th वाला जो है अपने पहले ही करवा चुके हैं, वो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा अगर आप 2027 के लिए आरपीसी फर्स्ट ईयर फिजिक्स या एचपीएससी फिजिक्स या फिर कोई भी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, चाहे वो एचपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो। बहुत सारे लेक्चरर जो है इस इंस्टीट्यूट से बन के निकले हैं। और अभी के लिए अगर आपको टेस्ट ही ज्वाइन करनी हो, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना हो, तो आप ऐप वगैरह वेबसाइट वगैरह उन पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको जो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट लगता है वो। ठीक है, और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहता है, क्वेरी रहती है, ठीक है, लास्ट टाइम के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मेंटोरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो अपने पास रहने वाली है। अपने जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास 6350263164 के ऊपर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ आप कॉन्टैक्ट करके अपनी जो भी आपको क्वेरी होगी, ठीक है, कि सर मुझे यहाँ इशू लग रहा है, मैंने इतना रिवीजन कर लिए हैं, इतना ये चल रहा है मेरा, तो वहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप करके अपनी जो क्वेरी है वो रिजोल्व कर सकते हैं। और अपने अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, थोड़ी सी मैं इसके नेचर की भी बात करूंगा और फिर अपने इसमें आगे भी चलेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं, तो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर या तो आपको सब कुछ आता होगा, ठीक है, या आपको कुछ नहीं आता होगा। ठीक है, मैं बेसिकली ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या होता है, कंटेंट थोड़ा होता है, ठीक है, उसको समझाना ज्यादा पड़ता है। और बेसिकली जब मैं नेट की तैयारी करता था, तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उनको ऐसा लगता था कि बाकी सब्जेक्ट की तुलना में मेरा जो ईएमटी है, ईटी है, ठीक है, वो फेवरेट सब्जेक्ट है। उन्हें ऐसा लगता था, मतलब मैं मुझे मुझे भी ईटी के क्वेश्चन करने में ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं फेस करनी पड़ती थी उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरा तो पर्सनली फेवरेट की बात करूं तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरा फेवरेट होता है, तो अभी तो मेरा ईडी फेवरेट तुम कह सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर क्या होने वाला है, सब्जेक्ट का नेचर कैसे रहता है, कंटेंट थोड़ा होगा। ठीक है, जब आप सो क्रैश कोर्स टाइप से पढ़ रहे हो, थोड़ी चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। अगर याद रह जाती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसके क्वेश्चन गलत नहीं होते। ठीक है, मतलब इसमें वो 70 वाला नहीं है कि भाई हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट 70% तक आता है, नहीं। या तो इसमें सारे क्वेश्चन सही होते हैं, या ये सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स डर के मारे छोड़ भी देते हैं। इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट छोटा ही है। ठीक है, काफी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें आगे। अपने पहले इसके सिलेबस में देखते हैं। तो ये इसका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, इसके प्रत्येक टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट की ये जो टॉपिक्स है अपने कंप्लीट हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ
कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। यहाँ पे दो अपने पास स्फीयर आ जाते हैं, ठीक है ना। एक अपने पास आप कह सकते हो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होता है, एक होता है स्फेरिकल शेल, ठीक है। अगला है क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डाइपोल, डाइलेक्ट्रिक कोलिजिबिलिटी और पोलराइजेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइलेक्ट्रिक, लोरेंज लोकल फील्ड एंड क्लोसियस-मोशेट्टी इक्वेशन, electrostatic field, conductor in electric field, boundary conditions for potential and field at dielectric surfaces, uniqueness theorem, Poisson's and Laplace equation in Cartesian cylindrical and spherical polar coordinates, Maxwell's equation integral and differential form, E as an oscillating field, E as an differentiating field और CRO है ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये अपने पास जो आपका सिलेबस है, ये अपने 1 बाय 1 चलेंगे और सारा सिलेबस जो है आपको कंप्लीट होते दिखेगा धीरे-धीरे, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक देखो अपने पास क्या है, बेसिक की अपनी बात करें कि मैंने जब ईएमटी पढ़ाई थी बैच के अंदर तो मैंने वहां एक जीरो चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। तो ये आप इसको आप जीरो चैप्टर मान सकते हो, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो मेन मेन फॉर्मूले है वो मैं करवाता हूँ। सबसे पहला आता है इसके अंदर क्या, फील्ड, ठीक है। फील्ड देखो, फील्ड क्या होता है, फील्ड वो होता है जो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चेंज हुई मतलब मान लो एक क्वांटिटी है जो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चेंज तो हो रही है, पर जो जब वो बन रही है तो वो वेक्टर है, समझ रहे हो ना। मतलब एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जो कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग मूव करती है, वेरी करती है, वो कहलाती है वेक्टर फील्ड, ठीक है। और एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी जो कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग मूव करती है वो कहलाती है क्या, स्केलर फील्ड। अब स्केलर फील्ड का जो एग्जांपल की बात करें तो आप मान सकते हो पोटेंशियल, है ना, टेम्परेचर मान सकते हो। वेक्टर फील्ड की बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रेड फाई, ग्रेड फाई, ठीक है। देखो अपने पास एक ऑपरेटर होता है ये, है ना, ये होता है डेल संकारक। क्या होता है डेल संकारक, ये इसको वेक्टर में काउंट नहीं करते हैं, इसको अपने इस तरीके से लिखते हैं, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, के कैप डेल बाय डेल जेड, ठीक है। इसको वेक्टर में काउंट नहीं करते, क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जो वेक्टर एडिशन रूल है इसका पालन नहीं करता है ना, उसको फॉलो नहीं करता, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसके ऊपर आपको वेक्टर नहीं लगाना चाहिए। बाकी इसमें वेक्टर वाली प्रॉपर्टीज है, ठीक, इसोसिडीज एडिशन वाली इसमें नहीं है ना। तो इसकी हेल्प से अपने तीन क्वांटिटी जो है वो डिफाइन करते हैं। एक होता है डेल फाई, ठीक है, जिसे आप बोलते हो ग्रेड फाई, ठीक है। दूसरा आता है अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, वो आता है डेल डॉट ए वेक्टर। तीसरा होता है कर्ल ऑफ किसी वेक्टर का कर्ल जो है वो निकालते हैं, वो होता है डेल क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। ये तीन क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं अपने पोलर इसके अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर ग्रेड फाई की, तो ग्रेड फाई जो है वो इस तरीके से अपने लिखेंगे जैसे मैंने बताया, आयोटा आई कैप डेल बाय डेल एक्स फाई, जे कैप डेल बाय डेल वाई फाई, प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड फाई, है ना। ये इन्होंने कुछ नहीं किया, बस फाई लगाया पीछे से। अगर इसकी जगह वी होता तो वी लिख देता, टी होता तो टी लिख देता, ठीक है। एक आता है ग्रेड फाई का फायदा क्या है, ग्रेड फाई की हेल्प से अपने ये बता सकते हैं कि एक स्केलर फंक्शन का कर्व है, ठीक है, कोई भी एक स्केलर फंक्शन का कर्व है, ठीक है, तो वो मोस्ट चेंज कहाँ हो रहा है ना, अधिक। मतलब मान लो एक सरफेस पे तुम खड़े हो, ठीक है, तुम किस डायरेक्शन में मूव करो कि उसमें चेंज मैक्सिमम आए, समझ रहे हो क्या मतलब, तुम्हारे कोऑर्डिनेट है उस सरफेस पे कुछ भी है, ठीक है, तुम उस सरफेस के फेस से किस डायरेक्शन में मूव करो कि तुम्हारे कोऑर्डिनेट जो है वो मैक्सिमम चेंज हो, उस क्वांटिटी में अधिकतम बदलाव आए, तो वहां हेल्प करता है तुम्हारी ग्रेडियंट फाई। और वो डायरेक्शन कौन सी होती है, वो होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब किसी भी सरफेस पे तुम हो, ठीक है, तो उससे तुम्हें अधिकतम कोऑर्डिनेट चेंज करने हो तो उससे तुम्हें परपेंडिकुलर मूव करना चाहिए। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जब निकालते हैं किसी भी स्केलर सरफेस पे, ठीक है, तो वहां तुम्हारी ग्रेड जो है, ग्रेडियंट जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, अगर तुम्हारे पास एक सरफेस जो है वो उसका इक्वेशन दिया जाता है तुम्हारे पास स्केलर फाई से, ठीक है, तो वो आएगा डेल फाई बाय मॉडुलस ऑफ डेल फाई, ठीक है। ये क्या निकाल, ये क्वांटिटी जो है वो निकल के आएगी वेक्टर। कैसे निकल के आएगी देख लो, वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी, वेक्टर के अंदर इसी के मॉडुलस का डिवाइड कर रहे हैं और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करके डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी आती है ये अपने को बताती है सरफेस के ऊपर उस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो है वो क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास एक बात आती है क्या, एक अपने पास ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसको बोलते हैं क्या, वेक्टर फ्लक्स। क्या बोलते हैं, वेक्टर फ्लक्स बोलते हैं। ये क्वांटिटी तुम्हारे पास वहां काम आएगी, कहाँ,
जहां तुम्हारे पास अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स निकालते हैं ना, कि आप कह सकते हो परपेंडिकुलर रखे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखे किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी गुजरती है, ठीक है ना, वो अपने इससे बताते हैं। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये इसका इंटीग्रल है, ठीक है। एरिया की बात करेंगे, क्लोज एरिया की बात करेंगे तो इसमें क्लोज हो जाएगा वरना ये ओपन रहेगा। इसको बोलते हैं फाई, और ये क्या अपने पास वेक्टर फ्लक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास मैंने तुम्हें बताया कि जो हमारे पास डेल है, ठीक है, डेल जो ऑपरेटर है उसकी शर्तें तीन चीजें बताते हैं अपने। तो दूसरी चीज आ चुकी है, आ गया डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए है, इसको डेल डॉट ए लिखते हैं, ठीक है। डेल डॉट ए का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये सोर्स है। सोर्स मतलब मान लो ए के तुम्हारे पास इसमें प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकलेगी, इधर निकलेगी, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सोर्स है, ठीक है ना, फ्लक्स का क्या है, सोर्स है। तो इसके लिए तुम बात करो डेल डॉट ई वेक्टर, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये सोर्स होता है, अगर नेगेटिव होता है तो ये सिंक होता है। सिंक मतलब ये खुद कैच करेगा, है ना, ये कन्वर्जिंग है, खुद की तरफ ही चीजें आएगी इसके। और पॉजिटिव का मतलब है सोर्स, मतलब डाइवर्जिंग, मतलब इससे चीजें निकलेगी, है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो निकलेगी अपने पास, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाता है, डेल एक्स डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, डेल ए वाई बाई डेल वाई, डेल ए जेड बटा डेल डेल जेड, ठीक है। तीसरा अपने पास आता है डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो डाइवर्जेंस ऑफ ए है, इसको बोलते हैं डेल डॉट ए वेक्टर। इसके तीन पार्ट हो सकते हैं, या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा या जीरो, ठीक है। प्लस हुआ तो ये सोर्स है, डाइवर्जिंग है, माइनस हुआ तो ये सिंक है, ये कन्वर्जिंग है। अगर ये जीरो हुआ, अगर ये क्या हुआ, जीरो हुआ, तो इसको बोलते हैं क्या, सोलेनोइडल वेक्टर। कि आपका जो ए वेक्टर है ना वो सोलेनोइडल वेक्टर है। कैसा है, सोलेनोइडल। हिंदी में बोले तो त्रिनालिकीय है। क्या बोलते हैं उसको, कि आपका जो वेक्टर है वो कैसा है, त्रिनालिकीय स्थिति से, ठीक है। मतलब ये ना तो तुम्हारा सोर्स है और ना तुम्हारा क्या है, सिंक, ठीक है। और देखो इसके अलावा तुम्हारे पास ये कहाँ है, इसकी एक एप्लीकेशन है, वो तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कहाँ है, वो है मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। और ये क्या है, एक तरीके से देखी जाए तो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन भी है, डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। कि क्लोज अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, जिस प्रकार ये मैग्नेट है, इसको अगर क्लोज कर दोगे ना, तो इससे ये ना तो सोर्स है ना ही सिंक है, मतलब ना तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएगी ना इसके अंदर आएगी, इससे जो निकलेगी वो किसी में खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना। तो ये जो बी वेक्टर जो बनता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो बनता है, ठीक है ना, वो अपने पास कैसा है, एक सोलेनोइड वेक्टर है, ठीक है ना। और एक प्रायोरिटी और है, अगर कोई वेक्टर सोलेनोइड वेक्टर होता है, डेल डॉट बी अगर जीरो हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस वेक्टर को किसी एक दूसरे वेक्टर के कर्ल के रूप में डिफाइन कर सकते हो। समझ रहे हो क्या, कि अगर तुम्हारे पास क्या हो, डेल डॉट बी वेक्टर जीरो होता है, तो आप बी को डेल क्रॉस ए के रूप में डिफाइन कर सकते हो, जहां तुम्हारे पास ए क्या होता है, वेक्टर पोटेंशियल होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बोल दो या क्या बोल दो, वेक्टर पोटेंशियल इसको बोल दो, ठीक है। एक बात और, क्या, तो हमने जब बात कर ली कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जो है, ठीक है, ये अपने पास बेसिकली क्या दर्शाता है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये हो गया लीनियर वेक्टर, ठीक है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो आपका फोर्स फील्ड है, ठीक है, या वेक्टर फील्ड जो ए वेक्टर है, ये कितना वर्क कर रहा है। जो आपका फोर्स फील्ड है, या फिर आप कह दो जो आपका वेक्टर फील्ड है, ठीक है ना, ये कितना वर्क करेगा, ये कौन रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है। चलें थोड़ा सा आगे, आ जाओ चलते हैं। अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू नहीं हुई है, ये तो बेसिक चल रही है ना। इसी प्रकार जब मैंने दो तुम्हें बता दिए कि एक तुम्हारे पास ग्रेड फाई होता है जिसको तुम डेल फाई से लिख सकते हो, जहां फाई क्या था, स्केलर था। एक तुम्हारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए होता है जिसको तुम डेल डॉट ए वेक्टर से लिख सकते हो। तो इसी प्रकार तुम्हारा जो तीसरा है वो होता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर, जिसको आप डेल क्रॉस ए वेक्टर से लिख सकते हो, ठीक है। ये कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है इस प्रकार, सारणिक बना करके, डिटरमिनेंट बना करके, जिसमें पहले में आते हैं डायरेक्शन आई कैप, जे कैप, के कैप, उससे नीचे आते हैं कि तुम्हारे पास ये जो पहला वेक्टर है, ठीक है, इसका इस दिशा में कौन सा कंपोनेंट था, ये वाला, इस दिशा में ये वाला, इस दिशा में ये वाला, यहाँ ए वेक्टर जो है इसके कंपोनेंट आएंगे, ठीक है।
इसको सोल्व करोगे, उम्मीद करता हूँ इसको सोल्व करना आपको आता होगा, ठीक है। तो वैसे सोल्व करके अपने पास डेल क्रॉस ए वेक्टर जो है इसका मान आ जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ इसको सोल्व करना आता होगा। ये हो जाएगा आई कैप इंटू डेल बाय डेल वाई ए जेड माइनस डेल बाय जेड जेड ए वाई, ठीक। उसी प्रकार जे कैप जब करोगे प्लस जे कैप में आ जाएगा ब्रैकेट में डेल बाय डेल जेड ए एक्स माइनस डेल बाय डेल एक्स ए जेड प्लस के कैप डेल बाय डेल एक्स ए वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ए एक्स, ठीक है। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखो वहां अपने पास प्रॉपर्टी थी क्या कि डेल डॉट ए का मान पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जब वहां जीरो था तो वो कहलाया था क्या, सोलेनोइडल वेक्टर। जो वेक्टर है वहां ए वेक्टर वो सोलेनोइडल वेक्टर कहलाया था। तो ठीक यहाँ भी डेल वेक्टर या डेल क्रॉस ए वेक्टर जो है अगर ये जीरो होता है तो ये जो ए वेक्टर आपका ये कहलाता है क्या, इरोटेशनल फील्ड। क्या कहलाता है, इरोटेशनल, मतलब ये रोटेट नहीं होगा, समझ रहे हो ना। जो पानी के अंदर जो भंवरा सा बनता है, ठीक है ना, जो इस प्रकार क्या बोलते हैं उसको यार, टोरोइड बोलते हैं, क्या बोलते हो यार, कुछ बोलते तो है, ठीक है यार, कुछ बोलते हैं, ठीक है। वो जैसे बनता है पानी का, ठीक है, और वो बन रहा है मतलब डेल क्रॉस ए वेक्टर प्लस में है, रोटेशनल है, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर इसका मान जीरो आ गया तो उसको बोलते हैं इरोटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं, इरोटेशनल फील्ड बोलते हैं। और एक पहचान और है, अगर इसका अगर ये इरोटेशनल फील्ड है तो जिस प्रकार डेल डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो होने से बी इक्वल टू आया था डेल क्रॉस ए, है ना, वहां पे अपने पास वेक्टर पोटेंशियल की डेफिनेशन आई थी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जो ए वेक्टर है इसका मान क्या जाता है, माइनस का डेल फाई वेक्टर, फाई आ जाएगा। वेक्टर नहीं है ये पूरा वेक्टर है मिलाकर, फाई वेक्टर नहीं है, ठीक है ना। कि अगर किसी वेक्टर का कर्ल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो उस वेक्टर को आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हो कि वो किसी के ग्रेडियंट के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये डेफिनेशन कहाँ काम आती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम आती है, और जहां से हम क्या जनरेट करते हैं, स्केलर पोटेंशियल जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास रोटेशनल फील्ड है, अगर तुम्हारे पास क्या है, रोटेशनल फील्ड है, तो ये कौन सा फील्ड कहलाता है, कंजर्वेटिव फील्ड भी कहलाता है। क्यों कहलाता है कंजर्वेटिव फील्ड, वो आप थोड़ा सा आगे जाकर के पहुंच समझ जाओगे, अभी बता देता हूँ क्योंकि आपने तो पूरा पढ़ ही रखा है ना, रिविजन ही कर रहे हो। तो कर्ल जो है वो कहाँ काम आता है, कर्ल काम आता है स्टोक्स कर्ल थ्योरम में। कहाँ काम आता है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम में। जो क्या करती है, जो करती है तुम्हारे पास ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, राइट साइड जीरो हो गई स्टोक्स थ्योरम की, है ना। तो क्या बचा, ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, मतलब किया गया काम क्या हो गया तुम्हारा, जीरो हो गया, ठीक है। अगर ये जीरो है तो तुम्हारे पास ये जीरो आएगा एक तरीके से, ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, क्लोज बात के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा फील्ड कहलाता है, कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है। मतलब इसके अंदर जो वर्क डन होगा विल नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ठीक है। साइक्लिक जब क्लोज पाथ होगा, ठीक है, तो कुल किया गया काम क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। पाथ इंडिपेंडेंट तुम्हारा जो वर्क है वो रहेगा हमेशा, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन सबसे बड़ी तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होती है, ई वेक्टर डॉट डेल फाई, ये अपने आगे आएगा, ठीक है, जहां डेल फाई जो आपका वो वेक्टर बन गया, है ना, ठीक है। अब अगला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, अपने जो 12th क्लास का पहला चैप्टर अपने पास यही आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो होता है जहां चार्जेस मूव नहीं करते, जहां चार्जेस जो है मूव नहीं करते, स्थिर रहते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो डेल क्रॉस ई वेक्टर है इसका मान क्या रहता है, जीरो रहता है। अगर किसी के कर्ल का मान जीरो हो तो उसका मान क्या रख सकते हैं, डेल फाई रख सकते हैं। क्योंकि किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट लेकर के अगर आप उसका क्रॉस करोगे डेल के साथ, या किसी भी ग्रेडियंट का किसी भी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट का कर्ल लोगे तो वो हमेशा जीरो ही आएगा। इस प्रॉपर्टी की यूज से हमें पता चलता है कि ई वेक्टर जो है वो माइनस डेल फाई के रूप में बताया जा सकता है। तो जहां भी ई वेक्टर के रिलेशन होंगे उनको हम क्या करेंगे, फाई में भी लेके जा सकते हैं। ये फायदा है इस चीज का, ठीक है। अगला देखो, अब जो मैंने बात की तुम्हारे पास कौन सी, वी की, अगर डेल क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हारे पास क्या है, जीरो है, तो वहां जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। वो वाली बात जो है अपनी ये रही, देख सकते हो आप, ये थी अपने पास स्टोक्स कर्ल थ्योरम। ये क्या काम आती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने में काम आती है, ठीक है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां अपना काम जो है वो लाइन इंटीग्रल से नहीं चलता, अपने को एरिया इंटीग्रल चाहिए, ठीक है। तो ये इससे अपने कन्वर्ट कर लेते हैं। ये अपने पास क्या है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम, ठीक है।
इसी प्रकार गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट ए डीवी। अब जहां तुम्हारे पास क्या होगा, डेल डॉट ए जो है, डेल डॉट ए जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्लोज्ड पाथ का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फाई, फाई को, है ना, फ्लक्स को। मैग्नेटिक फील्ड में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो वहां फाई भी क्या रहता है, 0 रहता है। फाई भी 0 मतलब कुल एक क्लोज पाथ से निकलने वाला या इंटर करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या रहेगा, हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। ना तो वो मतलब उस वो सोर्स नहीं है ना, वो एक सोर्स नहीं है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। एक चुंबक है तुम्हारे पास, ठीक है, एक मैग्नेट है, उसके अंदर क्या होता है, हमेशा फील्ड लाइंस एक पॉइंट से निकलती है और दूसरी साइड में क्या कर जाती है, इंटर कर जाती है। हमेशा ऐसा होगा, कोई ऐसी चुंबक या ऐसा मैग्नेटिक पॉसिबल ही नहीं है जहां सिर्फ एन हो, हमेशा ये एनएस के रूप में रहेंगे। तोड़ भी दोगे बीच में तो यहाँ ऐसा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी इसको बाउंड करने की ट्राई करोगे, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बाय लाइन इधर से निकलेगी और इधर चली जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए कुल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा क्लोज पाथ के लिए, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ प्रॉपर्टी है। अगला देखो, डाइवर्जेंस ऑफ ए, डेल डॉट ए तुम्हारे पास अगर 0 है, ठीक है, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, तो अपने जो ए है इसको आप किसी फंक्शन के ग्रेडियंट के रूप में डिफाइन कर सकते हो। ये तो गलत नहीं हो गया क्या, एक मिनट रुकना, एक सेकंड रुकना बस। किसी का डाइवर्जेंस 0 है, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मुझे गलत लग रही है। ये प्रॉपर्टी ऐसे नहीं आती है, ये प्रॉपर्टी ऐसे आती है, देखो, डेल डॉट ए 0 हो तो ए को आप डेल फाई के रूप में लिख सकते हो सकता है कैसा, डेल डॉट बी वेक्टर 0 है, इसको क्रॉस के रूप में लिखना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ, ये इक्वेशन जो है वो यहाँ से नहीं आती, ये यहाँ से आती है। रुको एक सेकंड रुकना आप, डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ई को आप लिखते हो डेल फाई के रूप में, ठीक है। इसका आप करोगे तो, एक सेकंड रुकना, मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। एक सेकंड, सही, मैंने उस टाइम भी सोचा था, मेरे अकॉर्डिंग सही है, बाकी चेक कर लेता हूँ एक सेकंड में। हाँ, ये ना थोड़ा सा गलत है, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे याद रखो, तो मुझे याद आ गया ये देखते ही। ये 0 है, ठीक है, तो ये वाला सारा तो आप बता दो। हम्म, तो ये क्या हो जाएगा, देखो, अगर अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ ए 0 हो तो आप जो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, किसी दूसरे वेक्टर के कर्ल के रूप में डिफाइन कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और अगर किसी का कर्ल 0 है, अगर किसी का क्या है, कर्ल 0 है, ठीक है, तो आप जो है उसको ग्रेडियंट के रूप में, ग्रेड फाई, इसके रूप में लिख सकते हो, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज होती है, ये आप थोड़ी सी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इसमें कोई भी डाउट में नहीं, जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें जो बताया है वही पूरा सही है, ठीक है। चलें आगे, अपने आ जाओ, आगे चलते हैं, है ना। अब इसके बाद देखो, एक और दो तीन फॉर्मूले हैं जो तुम्हें काम आ सकते हैं, ठीक है, वो थोड़े देख लो। 1/r, ठीक है, ये क्या हुआ, स्केलर फंक्शन हुआ एक तरीके से, इसका जो ग्रेडियंट लोगे तो वो आएगा माइनस का आर वेक्टर बटा आर क्यूब, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, है ना। और
अगर ग्रेडियंट लेते हो r की पावर n का तो वो आता है n r की पावर n माइनस 1 की पावर r कैप। अब ये देखो ये एक तरीके से डेरिवेटिव है तो इसका सिंपली डेरिवेटिव किया है, n आगे आ गया, r की पावर n माइनस 1 हो गई और ये वेक्टर बनता है तो इसको एक डायरेक्शन जो है इसी के डायरेक्शन में एक डायरेक्शन r कैप इसको दे दी हमने, है ना। अगला देखो डेल डॉट, अगर डाइवर्जेंस आ जाए तो डाइवर्जेंस का मान कितना होता है, डेल डॉट r की पावर n r कैप, है ना, इसका मान होता है n प्लस 2 r की पावर n माइनस 1 इतना होता है, क्योंकि ये देखो ये यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, स्केलर आएगा, ठीक है। पर शर्त ये है कि n का मान -2 नहीं होना चाहिए, n का मान -2 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो n का मान -2 होने पर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, ये कॉन्सेप्ट काम है नहीं करता है, वहां तुम्हारा जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो वर्क करेगा फिर, ठीक है। एक आता तुम्हारे पास कि डेल क्रॉस r टू पावर n r कैप, तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, कि कोई भी तुम्हारे पास जो रेडियल वेक्टर है जिसकी पावर r की पावर n है और r कैप है उसका आप डेल के साथ क्रॉस करोगे ना तो वो 0 आएगा। ये तो आप कहाँ देख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 1/r² तो होता है हमेशा और वेक्टर के रूप में होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर डेल क्रॉस ई जो है हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है, क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 0 आ जाएगा। इसमें किसी तरीके की कोई समस्या जो है तुम्हें नहीं होनी चाहिए। चले आगे आ जाओ, चलते हैं। ओके, और ये अपने पास जो मैंने तुम्हें बात बताई थी, डेल क्रॉस बी, डेल डॉट बी इक्वल टू अगर 0 होता है तो इसको आप एक वेक्टर के कर्ल के रूप में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, डेल क्रॉस ई अगर 0 है तो उसको आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एक ग्रेडियंट के रूप में डिफाइन कर सकते हो। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे लागू नहीं होता, ये हर फील्ड पे लागू होता है जिसका भी कर्ल तुम्हारे पास क्या हो, 0, ठीक है। चलें आगे, अब आते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हम सिर्फ स्फेरिकल की बात नहीं करेंगे, अपने यहाँ तीनों की एक साथ बात कर लेंगे ना। तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हारे पास यहाँ होते हैं, एक होता है कार्टेशियन, ठीक है, एक होता है तुम्हारे पास स्फेरिकल, स्फेरिकल इसको शॉर्ट कर दोगे आप तो ये बन जाएगा पोलर, एक होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हारे पास होते हैं यहाँ। पहला देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, और तुम्हारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होगा, r थीटा पाई से बना होगा, ठीक है। मतलब मान लो एक ऐसा सिस्टम है जिसको डिफाइन करने के लिए तुम्हें स्फीयर की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार कि तुम्हारे पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेगा, सरफेस के आसपास तो रहता है, ठीक है। तो वहां तुमको स्फेरिकल की जरूरत पड़ती है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की। एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की जरूरत तुमको कब पड़ती है, सिलेंड्रिकल की जरूरत तब पड़ती है जब तुम्हारा जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया, ठीक है। ये आर होता है, ठीक है, ये जो एंगल लेते हो तुम यहाँ से ये फाई होता है, और ये जो डायरेक्शन है वो जेड होती है, ठीक है। तो यहाँ एस फाई जेड होता है, जहाँ एस रेडियस है, यहाँ आर फाई आर थीटा फाई होता है, आर रेडियस है, थीटा तुम्हारे पास क्या है, एक एंगल है, ठीक है, जिस प्रकार ये है, तो थीटा तुम्हारा ये एंगल होता है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा होता है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो फाई होता है, और ये वाला जो एंगल है वो तुम्हारा थीटा होता है, समझ रहे हो ना। ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा होता है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर आओ सामने की तरफ आ गया, ये वाला जो एंगल है वो फाई होता है, ठीक। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर तुम्हारे पास एक्स वाई जेड होता है, इनकी लिमिट रहती है 0 से इन्फिनिट, जो भी सॉरी इनकी लिमिट रहती है माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, है ना। जो कोऑर्डिनेट होता है, जो कोऑर्डिनेट होता है ना उसकी लिमिट हमेशा क्या रहती है, उसकी लिमिट अपने पास याद रखना, कोऑर्डिनेट की लिमिट जो है वो हमेशा कितनी रहेगी, कोऑर्डिनेट की लिमिट रहेगी अपने पास हमेशा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जैसे यहाँ जेड है, जेड कितनी रहेगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। जो रेडियस है, जैसे कि आर तुम्हारे पास रेडियस है, ठीक है, तो इसकी रहती है कितनी, 0 से आर, क्यों, क्योंकि रेडियस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ये जो थीटा है तुम्हारे पास इधर वाला, इसकी लिमिट रहती है 0 से पाई के अंदर। जो फाई है तुम्हारे पास, जिसमें कि ये वाला एंगल है, जिसमें कि ये वाला एंगल है, इसकी लिमिट रहती है 2 से 0 से 2 पाई। सिलेंड्रिकल में एस क्या है, फिर से रेडियस है, तो ये रहेगी 0 से इन्फिनिट। यहाँ जो फाई है वो सेम यही एंगल है, ठीक है ना। तो इसकी फिर से 0 से 2 पाई, ये जेड क्या है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ऊपर से लेकर के नीचे तक या नीचे से लेकर के ऊपर तक, तो इसकी लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिट से लेकर के प्लस इन्फिनिट तक, ठीक। अब यहाँ इस इनके लिए जो यूनिट इनके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनके डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होते हैं वो तो होते हैं तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, जो है अपने पास आई कैप, जे कैप, के कैप। इनकी डायरेक्शन के अंदर आर थीटा फाई के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, और इधर है एस कैप, फाई कैप, जेड कैप। ये अपने पास यूनिट वेक्टर्स नहीं होते, याद रखना। जो आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप जो है ये यूनिट वेक्टर्स नहीं होते, तो इनको आप किसी भी इंटीग्रल से बाहर नहीं निकाल सकते, जबकि आप इन वालों को निकाल सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मुझे लगता नहीं
इतना तुम्हारा काम पड़ेगा इनसे। वो एक आधा जब अपने लाप्लांस और जो पॉइजन इक्वेशन है वो लिखेंगे जब स्फेरिकल के अंदर और सिलेंड्रिकल के अंदर, तभी तुम्हें इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वरना तुम्हें इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो है ये तुम्हें सही किया हुआ नोट्स में मिलेगा, जो नोट्स तुम्हें टेलीग्राम में मिलने वाले हैं पीडीएफ, जिसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में, वहां ज्वाइन कर लेना ताकि ये पीडीएफ तुमको आता मिल जाए। ठीक है, वहां तुमको ये गलतियां हो रखी जो इसमें वो नहीं मिलेगी। चलें आगे, आ जाओ आगे चलते हैं। इसके बाद अपने पास आता है, देखो इसके बाद अपने पास देखो कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई जेड, ठीक है, इसके अंदर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, वो अपना आर वेक्टर कहलाता है। ठीक है, और यहाँ क्या है आपका आई जे के कैप। ठीक है, जो एक्स वाई जेड एक्स के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका एस आर कैप थीटा कैप फाई कैप के साथ क्या बताया गया है, रिलेशन बताया गया है। ठीक है, ये याद रखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा ऐसे याद रखो। वैसे तो ये क्या है, थोड़ा सा आपको याद हो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो वो ऐसे था कि जो थीटा है, जो थीटा है अपने साथ, ठीक है, इसका जो कोस थीटा है वो जेड की डायरेक्शन में आता है, तो थीटा का, ठीक है ना, थीटा का जो कोस थीटा कंपोनेंट बनता है, ठीक है, वो अपने पास आता है जेड की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में आता है, जेड की डायरेक्शन में आता है। ठीक है, और जो अपने पास साइन थीटा बनता है वो जाता है एक्स और वाई के बीच में। साइन थीटा वाले का तुम कोस फाई जो लेते हो वो जाता है फिर एक्स की डायरेक्शन में, और साइन फाई जो लेते हो इसके साथ वो जाता है वाई की डायरेक्शन में। तो ये देखो साइन थीटा कोस फाई जो है एक्स के साथ, साइन थीटा साइन फाई जो है वो वाई के साथ, और कोस थीटा जो है वो जेड के साथ आता है। ठीक है, ये लाइन अगर याद हो जाए तो आगे आसान है। थीटा वाले को ऐसे कैसे रखो, सॉरी फाई वाले को ऐसे कैसे रखो, ठीक है, और जो थीटा वाला है उसका अवकलन कर दो, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फाई जो है अब इस वाले में कैसे आएगा, थीटा वाले को क्या कर दो गायब कर दो, थीटा वाले को क्या कर दो गायब कर दो, जो फाई वाला है उसका डेरिवेटिव करो, cos फाई का माइनस साइन फाई, साइन फाई का cos फाई, यहाँ फाई है नहीं तो इसका जीरो। तो ये एक तरीके से क्या है, मैट्रिक्स के तरीके से रिलेशन इनमें बता दिया गया है। ये भी तुम्हें काम आने की संभावना मुझे कम लगती है। ठीक है, तो आता है लाइन वेक्टर। ठीक है, कि किसी भी डायरेक्शन के अंदर वो डायरेक्शन थीटा हो सकती है, फाई की हो सकती है, फाई कैप हो सकती है, थीटा कैप हो सकती है, आर कैप हो सकती है, सिलेंड्रिकल में बात करो तो एस कैप हो सकती है ना, फाई कैप हो सकती है, जेड कैप हो सकती है, अगर कार्टेशियन में बात करो तो एक्स कैप हो सकती है, वाई कैप हो सकती है, या फिर जेड कैप हो सकती है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। उन डायरेक्शन के अंदर जो छोटा सा लाइन वेक्टर होगा, ठीक है, छोटी सी लाइन जो होगी, ठीक है, वो कैसे लिखी जाएगी, वो अगर डेल एल से लिखी जाए, ठीक है, तो वो एक्स डायरेक्शन में लिखी जाएगी डेल एक्स से, वाई में डेल वाई से, और जेड में कार्टेशियन के अंदर इनसे लिखी जाएगी। अगर बात करते हो तुम इसकी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आर वाले में डेल आर, थीटा वाले में आर डी थीटा, और फाई वाले में आर डी थीटा डी फाई से लिखी जाएगी। ठीक है, सिलेंड्रिकल वाले में बात करो तो वो अपने पास डी एस एस डी फाई और डी एस से लिखी जाएगी, डी जेड से लिखी जाएगी, एस फाई जेड था ना, डी एस एस डी फाई डी जेड से लिखी जाएगी। अब तुम्हें किसी भी डायरेक्शन के अंदर एरिया वेक्टर बनाना हो, किसी भी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर बनाना हो, मान लो मेरे को एरिया वेक्टर बनाना है आर डायरेक्शन में, स्फेरिकल के आर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर के अलावा क्या बच गई, थीटा, थीटा फाई, और ये क्या है आर, तो यहाँ आ जाएगा आर क्या, इस डायरेक्शन में बनेगा। अब इसका बना लो, आर वाले में एल डी एल थीटा कहाँ है, ये रहा, ठीक है, डी एल फाई कहाँ है, ये रहा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर कैप। ये क्या बन गया, आर डायरेक्शन के अंदर एरिया वेक्टर बन गया। अगर वॉल्यूम बनाना हो, वॉल्यूम एलिमेंट अगर तुम बनाना हो, ये एरिया एलिमेंट बनाए, अगर वॉल्यूम एलिमेंट बनाना हो तो वो कितना बनता है, वो जो तीनों है डेल एल वन डेल एल टू डेल एल थ्री, इन तीनों का ही मल्टीप्लाई तुमको करना है। जैसे कि सिलेंड्रिकल में बात करूं तो डेल वी या डेल टो, जहां भी अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वहां क्या बनेगा, डी एस इंटू एस डी फाई डी जेड, तो ये बनता है एस डी एस डी फाई डी जेड। सिलेंड्रिकल की बात, स्फेरिकल की बात करोगे तो आर डी आर 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 स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन होता है। और अगर इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर आपको जो करल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट लिखना सीखना है तो आप इनको ऐसे सीख सकते हो। यहाँ आपको याद रखना है टर्म्स क्या, u1 u2 u3 h1 h2 h3। अच्छा, h1 h2 h3 क्या है, h1 h2 h3 एक कोफिशिएंट, इनके अलावा जो बच गए, इसके अलावा इसमें क्या बचा, एक बचा, इसके अलावा इसमें क्या बचा, एक बचा,
इसके अलावा इसमें क्या बचा, एक बचा, इसमें इसके अलावा क्या बचा, एक बचा, इसमें इसके अलावा क्या बचा, आर बचा, इसमें इसके अलावा क्या बचा, एच बचा, इसमें इसके अलावा क्या बचा, एक बचा, इसमें इसके अलावा क्या बचा, आर साइन थीटा बचा, इसमें इसके अलावा क्या बचा, एक बचा, है कि नहीं। और u1 u2 u3 क्या है, कोऑर्डिनेट, जिन डायरेक्शन की तुम बात करते हो, एक्स वाई जेड आर थीटा फाई एस वाई जेड। ये कार्टेशियन का हो गया, ये स्फेरिकल का हो गया, और ये तुम्हारे पास सिलेंड्रिकल का हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत शानदार है, इससे तुम लिख पाओगे किसी भी डायरेक्शन के अंदर, मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर तुम जो लाप्लास इक्वेशन हो, चाहे तुम्हारे पास वो पॉइजन इक्वेशन हो, वो लिख पाओगे। तुमको किसी का डाइवर्जेंस लिखना है, किसी का डाइवर्जेंस लिखना, तो वो कैसे लिखा जाएगा, 1/h1 डेल बाय डेल u1 कैप प्लस 1/h2 डेल बाय डेल u2 कैप प्लस 1/h3 डेल बाय डेल u3 कैप। ठीक है, इधर डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखना हो, मतलब डेल डॉट ए लिखना हो, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 1/h1 h2 h3 ब्रैकेट डेल बाय डेल u1 a1 h2 h3 प्लस डेल बाय डेल u2 a2 h3 h1 प्लस डेल बाय डेल u3 a3 h1 h2। ठीक है, इसी प्रकार कर्ल ऑफ a2 लिखना हो तो डेल क्रॉस a क्या होगा, वो होगा 1/h1 h2 h3, यहाँ आ जाएगा h1 u1 कैप h2 u2 कैप h3 u3 कैप डेल बाय डेल u1 डेल बाय डेल u2 डेल बाय डेल u3 a1 h1 a2 h2 a3 h3। ठीक है, मैं इनकी हेल्प से तुम्हें किसमें लिख के बता दूं, एक लिख के बता देता हूँ, किसमें, स्फेरिकल के अंदर है ना, ये वाला बता देता हूँ। ठीक है, बता दूं, ठीक है, स्फेरिकल के लिए ना h1 h2 h3 का मान क्या था, h1 h2 h3 क्या थे, कोफिशिएंट थे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा r, और ये आ जाएगा r sin थीटा, है कि नहीं। अब ये तीनों के मान बता दिए, ये तुम तीनों यहाँ लिख दोगे। ठीक है, ये वेक्टर है a, ठीक है, तो जो a वेक्टर रहेगा इसके तीन मान होंगे, ax i नहीं ax r कैप प्लस ay r थीटा कैप प्लस az फाई कैप। ठीक है, तो पहला तुम्हारे पास यहाँ आ जाएगा, दूसरा तुम्हारे पास यहाँ आ जाएगा, तीसरा तुम्हारे पास यहाँ आ जाएगा, है ना। ये बोलो जैसे ये आर होगा, ये थीटा होगा और ये फाई होगा। ठीक है, तो आर वाला यहाँ, फाई वाला यहाँ और थीटा वाला यहाँ। ठीक है, ये अपने आप हो जाता है, जैसे ये H2 है ना, तो ये H2 नहीं है एक तरीके से, ये H थीटा है अपने पास, है ना, ये ऐसे होगा एच आर एच थीटा एच फाई। अगर ये 1 2 बोल रहे हो, 3 बोल रहे हो, तो ये 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, A1 का मान ये हो जाएगा, A2 का मान ये हो जाएगा, A3 का मान ये हो जाएगा। ठीक है, ये इनके मान जो है वो मैंने तुम्हें यहाँ एक साथ बता दी। ठीक है, डेल बाय डेल u1 ये क्या आएगा r, ये क्या आएगा थीटा, ये क्या आएगा फाई, बस लिख दिया आपने डाइवर्जेंस। तो इस तरीके से आप डाइवर्जेंस भी लिख सकते हो, ग्रेडियंट भी लिख सकते हो, और कर्ल भी आप जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक एक्सरसाइज छोड़ दी कि जीरो चैप्टर के बाद अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो आता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब रियलिटी के अंदर आपका जो लेक्चर है ना, सिलेबस वाइज अब स्टार्ट हो रहा है। वो तो एक बेसिक नॉलेज था, पर वो उस बेसिक नॉलेज के बिना आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खोखली है, बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, तो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एक्सपेंशन। इस प्रकार अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने देखा था मल्टीपोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वाड्रुपल मोमेंट देखा था, क्वाड्रुपल की बात की थी, है ना, वहां पे मल्टीपोल एक्सपेंशन आया था। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी है। ठीक है, तो जब अपने पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है 1/r के प्रोपोर्शनल हो, या 1/r के प्रोपोर्शनल हो, या 1/r के प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, तो अगर वो 1/r के प्रोपोर्शनलिटी वाला टर्म है ना, वो कहलाती है मोनोपोल टर्म, ये कहलाती है डाइपोल टर्म, ये कहलाती है क्वाड्रुपोल टर्म। क्या समझे, अगर आप देखते हो आपका जो फाई आ रहा है वो r के प्रोपोर्शनल है, तो आप वहां कह दोगे मोनोपोल है। सबसे पहले आप मोनोपोल ही चेक करोगे। अगर 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आप कह दोगे डाइपोल है। अगर 1/r क्यूब के प्रोपोर्शनल है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रोपोल, है ना। तुम चेक कैसे करोगे, तुम्हारे पास समेशन ऑफ क्यू आई, मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस देखना जो आपको दिया है क्लोज एरिया। ठीक है, उसमें अगर समेशन क्यू आई जो है आपका, जो मान है उसका, वही क्या होता है, मोनोपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, मोनोपोल मोमेंट। अगर मोनोपोल मोमेंट आपका एग्जिस्ट करता है तो आपका जो फाई आर जो है वो हमेशा 1/r से दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब समेशन ऑफ क्यू आई 0 हो गया, देन वी विल चेक अबाउट डाइपोल। ठीक है, डाइपोल के अंदर क्या होगा, डाइपोल के अंदर आपको चेक क्या करना पड़ेगा, डाइपोल में आपको चेक करना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, वो कितना होगा, समेशन ऑफ क्यू बाई आर आई। तो ये 0 नहीं हुआ, मतलब डाइपोल एग्जिस्ट करता है, और आपका जो v है, ये आपका जो फाई है, वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा एक पावर आगे चलता है पोटेंशियल से। तो ये अगर 1/r
स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल होगा। मोनोपोल के लिए जो पोटेंशियल था 1/r के प्रोपोर्शनल था, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर ये क्या हो जाए, डायपोल मोमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम करेंगे किसके लिए चेक, क्वाड्रुपोल के लिए। अगर तुम्हारे पास p2 वेक्टर जो है, क्वाड्रुपोल मोमेंट जो है, ठीक है, वो अपने निकालते हैं, अगर वो जीरो नहीं है तो वहां क्वाड्रुपोल एग्जिस्ट करेगा और वी जो आपका 1/r³ के प्रोपोर्शनल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे एक आगे चले जाओ आप, r⁴ के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ओके। तो देखो फाई नॉट, फाई 1, फाई 2। अब हमने इसी ऑर्डर में बात क्यों की कि मोनोपोल पहले चेक करना है, डाइपोल बाद में चेक करना है, क्वाड्रुपोल बाद उसके बाद चेक करना है। क्यों? क्योंकि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता है तो उसका जो पोटेंशियल है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो इनको क्या कर देगा, नेगलेक्ट करवा देगा। ठीक है, जब ये नहीं है तो इसकी बात करेंगे, ये इसकी तुलना में बहुत वीक है, पर ये तो है ही नहीं, तो इसके राज है, पर इसकी तुलना में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसको नेगलेक्ट करवा देगा। तो अपने इसी ऑर्डर में चेक करते हैं हमेशा, पहले मोनोपोल की बात करेंगे, मोनोपोल को चेक करेंगे, उसके बाद डाइपोल को चेक करेंगे, उसके बाद क्वाड्रुपोल मूवमेंट की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या आता है, इसके बाद अपने पास आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और मैं उम्मीद करता हूं ये क्रैश कोर्स देखने से पहले आपका जो 12th वाला पहला और दूसरा चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, वो दोनों चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जो है आप पढ़ के यहाँ आएंगे, तो आपको जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो लेक्चर है वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो पार्ट इसकी बेसिक है। ठीक है, जैसे वहां कूलॉम का नियम था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज क्यू रखते हो तो उस पर फोर्स लगता है क्यू ई वेक्टर। ठीक है, डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, वर्क डन होता है डाइपोल के ऊपर माइनस पी कोस थीटा। तो वो सारी चीजें वहां है। ठीक है, तो आप वहीं से पढ़ करके वो आएंगे और आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा अगर आप पहले वो पढ़ के आते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास अगला जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो क्या होता है, कोई भी जब हम सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि मतलब मान लो एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पहले से कहीं है, ठीक है, उसके पास में अगर दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके जाऊंगा तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो फिर रिपेल करने से क्या होगा, रिपेल करेगा और मेरे को वो सिस्टम बनाना ही बनाना है। तो एक चार्ज यहाँ पे पहले से प्लस क्यू है और मेरे को यहाँ लेके आना है दूसरा प्लस क्यू, ये क्यू वन मान लो, ये क्यू वन मान लो और ये अपना क्यू टू। अब ये लेके आऊं तो ये इसको रिपेल करेगा ही करेगा, मेरे को यही लेके आना है। तो मेरे को इसके इसका जो फोर्स लग रहा होगा, कूलम्बिक फोर्स लग रहा होगा, कूलम्बिक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण, उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। जितना मैं काम करूंगा ना, वो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मेरे द्वारा किया गया काम अगर डब्ल्यू है तो वो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहलाती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल है। अगर नेगेटिव है तो वो स्टेबल है। ये हर सिस्टम के लिए लागू होता है। अगर कहीं भी आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो तो वो सिस्टम आपका स्टेबल कहलाता है। ठीक है, और अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो सिस्टम आपका क्या कहलाता है, अनस्टेबल कहलाता है क्या नहीं, है ना। ठीक है, जैसे कि एक बात देखो, आप अगर किसी पार्टिकल को धरती से उठा करके यहाँ लेके आए h ऊंचाई तक, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, तो वो अनस्टेबल है कि नहीं। आप उसको छोड़ो वो वहीं जाके गिरेगा, है कि नहीं। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा तुम देख सकते हो। एक अपने पास अगर चार्ज पार्टिकल है Q1 है, उसका ग्रुप बना रहे हो आप, Q1 लेके आए, Q2 लेके आए, Q3 लेके आए, Q4 लेके आए, ठीक है, उस केस के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आती है उसका फॉर्मूला रहता है U इज इक्वल टू 1/2 समेशन I 1 से n समेशन J 1 से n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI QJ डिवाइड बाय RIJ का मैग्नीट्यूड। ठीक है, या 1/2 इसलिए आया क्योंकि इस फॉर्मूले से अगर तुम करते हो तो क्या होगा, Q1 का Q2 पे और Q2 का Q1 पे दोनों पे इंपैक्ट आएगा, जबकि ऐसा होता नहीं। ठीक है ना, मतलब मान लो पहले तुम Q1 लेके आए तो Q1 जब लाए उस टाइम तो वहां कोई चार्ज नहीं था, उस पे तो दूसरे चार्ज का इफेक्ट आएगा नहीं। Q2 लेके आओगे तो Q1 का इफेक्ट आएगा। Q1 Q2 अपने पास दो बार इफेक्ट नहीं देखना है, एक ही बार इफेक्ट देखना है, इसलिए 1/2 यहाँ पे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि i का मान 1 से n और j का मान भी 1 से n है, और i का मान कभी भी j के इक्वल नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना। खुद को खुद रिपेल नहीं कर सकता कोई चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इतनी आती है, ये इस फॉर्मूले से काफी चीजें हो जाएगी आपकी। या इससे आप ये कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला और भी बना सकते हैं, 1/2 समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n q i फाई आई। फाई आई क्या है कि मान लो पोटेंशियल है, जब मेरे को
यहाँ Q2 लेके आना है, तो Q2 लेके आए हो ना, तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल आपके पास कितना है, उसका गुणा आप इससे कर दो, उसका गुणा आप इससे कर दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास उस पॉइंट या उस सिस्टम के लिए टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। वो फॉर्मूला इतना वर्क नहीं करता जितना ये वाला बैटर वर्क करेगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला जो है वो होता है, आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। जिस प्रकार मान लेते हैं अपने पास 3 चार्जेस होंगे, तो एक तो हो गया Q1, Q2 का कॉमन बनेगा, एक Q2 Q3 का बनेगा, एक Q3 Q1 का बनेगा, बस 1 2 2 3 1 2 2 3 3 1 इतने कॉमन बनेंगे। अब 3 1 1 3 भी बनता, तो दो कब आ गया ना, वो भी बनेगा तो 6 टर्म बनेगी, एक्चुअल में टर्म 3 ही बन रही है, इससे कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी, इसलिए 2 का भाग दे दिया, ठीक है। तो सेम सेम टर्म जो है वो कट जाती है। तो ये फॉर्मूला जो है काफी काम के फॉर्मूला है। अब इफ E इज गिवन, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, फिर आपको कह दे कि आप जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ E स्क्वायर dV। जो dV आपका, वो dV बोलो या dt बोलो, वो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है। वो आप लिख सकते हो, अगर ये अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो dv या dt का मान जो है वो dx dy dz हो जाता है। कि स्फेरिकल है तो अपने पास ये r स्क्वायर sin थीटा r dr d थीटा d फाई हो जाता है। अगर सिलेंड्रिकल है तो ये अपने पास s ds d फाई dz हो जाता है, ठीक है। चलें आगे आ जाओ, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। तीसरा अपने पास आता है, देखो अगला टॉपिक क्या है, अगर आप एक सॉलिड स्फीयर बना रहे हो और जो कैसा है नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कुछ इस टाइप का आपका जो स्फीयर है वो है, इसमें पूरे के अंदर, पूरे तुम्हारे पास स्फीयर के अंदर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, कितना आएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर आएगा, ठीक है। अगर ये होलो होता या कंडक्टिंग होता, कंडक्टिंग या होलो का मतलब क्या है, चार्ज जो है वो सिर्फ इसके कहा है, सरफेस पे है, ठीक है। और कितना चार्ज है दोनों गोलों के अंदर, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो आती है, जो होलो वाले की बात करो या तुम्हारे पास कंडक्टिंग वाले की बात करो, क्योंकि अगर कंडक्टिंग है तो भी जो चार्ज है वो स्फीयर पे रहता है, ठीक है। तो वो कितना आता है, 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर आता है, क्या आता है 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर आता है, ठीक है ना। तो ये आता है 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर और ये आता है 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। एक क्वेश्चन ऐसा आया है आरपीसी के अंदर कि कंडक्टिंग का और नॉन कंडक्टिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनती है, उसका रेशियो बताओ। तो रेशियो कितना हो जाएगा 1/2/3/5, ठीक है। सोल्व करोगे तो आएगा 5/6। एक बात आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनी है, ठीक है, ये एनर्जी है भाई, इसको चाहे तो यू लिख लो चाहे ई लिख लो, दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये क्यू स्क्वायर के तो प्रोपोर्शनल है और 1/r, ये ध्यान रखना 1/r है। क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर चार्ज हो गया कर दे, डबल कर दे, रेडियस को आधा कर दे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, क्या इंपैक्ट आएगा। तो वो आप थोड़ा सा जो है इस ट्रिक से इसको यूज करके आप कर पाओगे, है ना। ये दो फॉर्मूले आपके काफी रहेंगे उस पॉइंट के लिए। चलें आगे, ठीक, आ जाओ आगे चलते हैं। उसके बाद अपने पास आता है क्लासिकल रेडियस का कॉन्सेप्ट, है ना। क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास उसकी क्लासिकल रेडियस कितनी होगी, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, इलेक्ट्रॉन को अपने क्या मानते हैं, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मानते हैं। कैसा स्फीयर मानते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे लिए कैसा स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है मतलब एक ऐसा स्फीयर है जिसके अंदर तुम्हारा चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके अंदर तुम्हारा चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इससे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो पूरी कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बैठा है तो उसकी सारी एनर्जी कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। एक अगर एक ऐसा गोला है जो नॉन कंडक्टिंग है, उसके प्रत्येक अंदर, ठीक है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी एनर्जी होती है 3/5 के स्क्वायर अपॉन आर। अभी आपने देखा, इसको कंपैरिजन कर देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का मास me है 9.1 गुणा 10⁻31 है, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर देंगे अपने किससे, आइंस्टाइन के जो मास एनर्जी रिलेशन है उससे। तो एक एनर्जी ये हो गई, एक एनर्जी ये हो गई, दोनों को इक्वल किया, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, के का मान पता है, सी का मान पता है, एम का मान पता है। तो यहाँ जो आर निकालोगे उस आर का मान आएगा 1.7 फर्मी, ठीक है ना। कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो रेडियस है वो अपने पास
1.7 फर्मी के अप्रोक्स क्लासिकल रेडियस जो है वो 1.7 फर्मी के अप्रोक्स होती है। ठीक है, के का मान जो है ये मैं तुम्हें पता ही होगा, इसका मान होता है 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपके पास जो एप्सिलॉन नॉट है वो है तुम्हारे पास निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, निर्वात की विद्युतशीलता है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलेंगे। ठीक, अगला आता है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्शन नहीं कंडक्टर। ठीक, ये कंडक्टर गलत है, कंडक्टर आएगा। अपनी गलतियों को है ना हमेशा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये मान के चलता हूँ कि आपको तो आप एक्सेप्ट करके चलो, तो उससे होता क्या है कि ईगो नहीं आता, सबसे बड़ी बात तो। ठीक है, अब ईगो में लेके कि अरे भाई मैंने कनेक्शन लिखा है तो कनेक्शन है, नहीं ये कंडक्टर है। ठीक है, मेरा नेचर थोड़ा सा ऐसा है, अपनी गलती हो स्वीकार कर लेनी चाहिए, तुम्हारी गलती नहीं होती तो फिर लड़ जाना चाहिए। ठीक है ना, मतलब लड़ने का, विरोध करने का तरीका अलग अलग होता है। जहां भी आप जाओगे, जहां भी आप वर्क करोगे, वर्क स्पेस में तुम्हारा कैसा कल्चर होगा, ठीक है, काम तो आदमी को करना ही पड़ता है, तो वहां भी तुम्हें अपोज करना पड़ेगा चीजों को, जो चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो उनको अपोज भी करना पड़ता है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने घर में भी करना पड़ता है कि नहीं। जरूरी थोड़ी है तुमसे बड़ी उम्र के लोग सही होंगे, ओवरऑल वो भी तो एक ह्यूमन ही है, एक इंसान ही है, तुम भी तो एक इंसान हो। और कहाँ लिखा है कि इंसान गलती नहीं करता, करता है, करता है। तुम अपने छोटों से भी सीख सकते हो, अब क्लास के अंदर है तो क्लास के अंदर भी हम बहुत सारी चीज सीखते हैं स्टूडेंट से, है ना, और तुमसे बड़े जो हैं वो भी तुमसे बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। अब अपोज करने का तरीका अलग अलग होता है, तो जब तुम्हारे पास लगे तुम्हारी गलती है तो उसको मान लो कि भैया मेरी गलती है, इसकी जगह ये होगा। ठीक है, जब तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए, अपोज आपको उसको करना चाहिए, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारे अलावा कोई भी, मतलब कोई भी, इवन तुम्हारे फादर ही क्यों ना हो। ठीक है, मेरा ये थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें किसी को ऑफेंड नहीं होना है कि पिता है तो हमेशा सही होंगे, नहीं, जरूरी नहीं है, गलत हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और इसको मेरे पिता से रिलेट नहीं करना है, हम तो बहुत चिल फैमिली है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। देखो, अगला है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्शन। ठीक, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। कंडक्टर के अंदर पहली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, कि एक तुम्हारे पास कंडक्टर है ना, तो उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि बाहर से जब भी आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, बाहर से जब भी आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव कर सकते हैं। तो अब वहां अंदर है ना, इंडक्शन की वजह से, करंट की वजह से अपोजिट और इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। समझ गए, जैसे कि मतलब मान लो तुम्हारे पास ये तुम्हारा कंडक्टर था, यहाँ तुमने क्या कर दिया, चार्ज लगा दिए, यहाँ लगाया प्लस, यहाँ लगाया माइनस, तो यहाँ आ जाएगा इसकी प्लेट में माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस। तो तुम्हारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो इंटरनल बन जाएगा, वो बनेगा इधर। तो कुल मिलाकर के ये अंदर क्या हो जाएगा, ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, कुल मिलाकर के दोनों का इफेक्ट क्या कर देगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देगा। तो एक कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। सेकंड है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो हो गया कंडक्टर के अंदर, तो पहली जो इक्वेशन है मैक्सवेल की, डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से ई क्या हो गया, जीरो, ई जीरो हो गया, तो रो भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जो तुम्हारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है किसी भी कंडक्टर के लिए इनसाइड द कंडक्टर हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, थर्ड अपने पास क्या है, चार्ज ओनली ऑन सरफेस, चार्ज ओनली रिसाइड ऑन सरफेस। किसी भी कंडक्टर के लिए चार्ज जो है हमेशा सरफेस पे ही रहते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि कंडक्टर है वो, चार्ज जो है वो कहीं भी हो सकते हैं, है ना, और कंडक्टर के अंदर मोस्टली चार्जेस कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे कि हम एक दूसरे को क्या करें, रिपेल करें, हम एक दूसरे को क्या करें, रिपेल करें। तो मैक्सिमम रिपेल कब होगा, मैक्सिमम रिपेल जब होगा तो सारे सरफेस पे होंगे। अरे है कि नहीं, मान लो ये गोला है, ठीक है, एक चार्ज यहाँ एक यहाँ, ये रिपेल करते हैं तो सब दूर दूर जाने जाते हैं, तो दूर दूर कहाँ जाएंगे, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। तो चार्ज हमेशा कहाँ होंगे, सरफेस पे होंगे। अच्छा, एक चीज और देखो, v इनसाइड विल बी कांस्टेंट। ऐसा क्यों है कि तुम्हारे पास e क्या आया, जीरो, और e का मान क्या होता है, डेल्टा फाइव। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब डेरिवेटिव तो है फाई का, फाई का डेरिवेटिव जीरो होगा, मतलब फाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल जो है इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल गया,
पोटेंशियल क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है। तीसरी बात, अब बात आ गई कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, और सारे चार्ज कहाँ है, सरफेस पे है, तो सरफेस से बाहर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलरली होता है। जैसे ये तुम्हारे पास सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में क्या होंगे, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। ठीक है, अच्छा इतना होगा, तो ये कितना होगा मैग्नीट्यूड के अंदर, तो ये इतना होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अच्छा यहाँ एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और सिग्मा क्या है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगला अपने पास क्या आता है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, अब इसका बताऊं क्या, कि जो ई आउट जो है वो जीरो क्यों होता है, ई आउट जीरो है ना, वो इसलिए, सॉरी, ई आउट जो है वो ई परपेंडिकुलरली एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, ई पैरेलल एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, ई पैरेलल एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप यहाँ देखो, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होता, तो यहाँ तो चार्जेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ होगा और यहाँ चार्ज क्यू है, तो वो इसको मूव करवाएगा, इधर कितना फोर्स लगेगा, क्यू ही लगेगा। अगर चार्जेज है वो है ही वो है वो यहाँ आएगा, यहाँ जो है उस पे पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ आएगा, यह वाला यहाँ आएगा। अरे ये तो चार्जेस तुमने मूव करवा दिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस मूव नहीं करते, तो ये वाला सिस्टम गलत है, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, तो फोर्स चार्ज इधर भागेगा, क्योंकि वेक्टर के कारण। पर भागेगा तो तब ना जब भागने के लिए उसको सरफेस मिलेगी, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कहाँ कर सकता है, जहां कंडक्टर अवेलेबल है ना, तो ये नहीं भाग सकता, तो परपेंडिकुलर फील्ड इज ओके। ठीक है, पैरेलल फील्ड इज नॉट ओके। अब पैरेलल ओके नहीं है तो उसका पैरेलल कंपोनेंट भी ओके नहीं है, ठीक है ना, तो थीटा एंगल पे भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर ही एग्जिस्ट करेगा। चले आगे, ठीक है, आज अब आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, देखो, डाइलेक्ट्रिक आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसुलेटर्स। हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है, ये क्या आता है, एक स्पेशल प्रकार के इंसुलेटर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, ठीक है, अपोजिट प्रकृति का हमारे पास चार्जेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। चार्जेस क्या होना शुरू करते हैं, सेपरेट होना शुरू करते हैं, और जब चार्जेस सेपरेट होते हैं तो उनके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, कौन से, एक तो वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं कि जिनके अंदर पहले से डाइपोल मोमेंट है, पर वो इस तरीके से हैं, बेतरतीब गति से हैं कि उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ रहे हो क्या, जैसे कि मतलब बात सुनो, बात समझो कि ये है, ठीक है, इसमें ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, है कि नहीं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब इनका कोई एग्जिस्टेंस थोड़ी है, ये कैंसिल कर देंगे दूसरे को, लेकिन जब इन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, जब आप इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। अगर इधर प्लस प्लस है तुम्हारे पास, इधर माइनस माइनस है, ठीक है, तो क्या होगा, तो अपने पास जो है वो इस तरीके से अलाइन होंगे, देखो, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो इस तरीके से क्या हो जाते हैं, अपने पास पोलैरिटी इनके पास आ जाती है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो है अंदर तुम्हारे पास इनका एक सही अलाइन डाइपोल मोमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव करते हैं, पोलर के रूप में, है ना। जब तक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब तक पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी टोटल डाइपोल मोमेंट जो है वो कितनी रहती है, जीरो रहती है। नॉन पोलर के अंदर जीरो रहनी है। नॉन पोलर मतलब, नॉन पोलर का मतलब है हमारे पास नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो सेम पॉइंट पे क्या करते हैं, अलाइन होते हैं, तो कोई भी डाइपोल मोमेंट यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, वो बेसिकली तुम्हें पता होगा, जो दो चार्जेस हैं, एक मान लो माइनस क्यू, एक प्लस क्यू है, तो उनमें से किसी एक का चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस, उसका मल्टीपल डाइपोल मोमेंट कहलाता है, ठीक है। पोलर मोमेंट हो गए, पोलर मॉलिक्यूल हो गए, H2O, HCl, CO, ठीक है। जहां तुम्हारे पास पोलैरिटी होगी, जहां तुम्हारे पास पोलैरिटी होगी एटम्स के पास, वहां पोलर मॉलिक्यूल होंगे। जहां दोनों सेम होंगे, ठीक है, सेम होंगे, एसिमेट्री होगी, तो वो नॉन पोलर प्रकार के मॉलिक्यूल कहलाएंगे। एक चीज यहाँ पे और आती है, ये देखो, एप्सिलॉन जो है वो थी अपने पास इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखें, है ना, ये थोड़ा सा चीज है, ये एक चीज आप और ध्यान रख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में,
ये हो जाएगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में, ठीक है ना, क्योंकि जब ई निकाला था तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, है ना, तो ये डिस्प्रोपोर्शनल थे तो उस हिसाब से मैंने लिख दिया। याद रखने का तरीका एप्सिलॉन इज इक्वल टू खाली वाला जिसके पास कुछ नहीं है उसके सामने दोनों भरे हुए हैं, ऐसे इसको याद रख सकते हो थोड़ा। चले आगे, आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट एंड एटॉमिक कोलिजिबिलिटी। ठीक है, देखो अपने पास जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगा, सिंपल सी बात है, मैं अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, जैसे मैं थोड़ा सा, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये प्लस वाली प्लेट, ये माइनस वाली प्लेट, ओके ठीक, तो चार्ज सेपरेशन होगा, ये प्लस वाली तो इसके पास माइनस वाले आएंगे, ये माइनस वाली तो इसके पास प्लस वाले आएंगे। अच्छा, मैं और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता, अंदर जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है और ज्यादा होता, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता तो और ज्यादा होता, है कि नहीं, मतलब जितना हमारे पास चार्ज सेपरेशन बढ़ती है उतनी ही तो डाइपोल मोमेंट बढ़ता है, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। चार्ज सेपरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जितना एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। इनडायरेक्टली जो पी है तुम्हारे पास ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो जो डाइपोल मोमेंट पी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं क्या, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो आपका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या रहता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो अपने पास क्या आ गया, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी आ गई, ठीक है ओके। ये देखो, ये हमने अगर बात करें स्फीयर की जहां प्लस माइनस दोनों क्या थे, अलाइन थे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो प्लस से माइनस की तरफ लगाएंगे तो माइनस की तरफ थोड़ा प्लस वाला चला गया, तो प्लस की तरफ थोड़ा सा ये जो सेंटर थे ये माइनस वाला, ये थोड़ा अलग अलग हो गए, है ना, थोड़ा सा गैप आ गया, बीच में डी गैप आ गया, तो डाइपोल मोमेंट बन गया। डाइपोल मोमेंट किससे बनता है, चार्ज इनटू का बीच की डिस्टेंस, डी बन गया, है ना। तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट तुम्हारे पास पी आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट की स्क्वायर इनटू का ई, यहाँ से आप पी बाई ई निकालो तो स्फीयर के लिए जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है वो आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर या क्यूब, एक सेकंड में कंफर्म करता हूँ, आई थिंक ये आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, स्क्वायर आनी चाहिए, बाकी मैं और कंफर्म कर देता हूँ तुम्हें, एक सेकंड लगेगी। ये आर स्क्वायर ही होना चाहिए ना, एक बार इसकी यूनिट चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या आ रही थी, ऊपर वाले से आ रही थी अपने पास कूलम्ब इंटू मीटर बटा वोल्ट प्रति मीटर, तो ये यूनिट आ रही थी, यहाँ से भी यूनिट आ रही है क्या, देखो इससे, तो यहाँ से तो मीटर स्क्वायर बन गया, कूलम्ब पर वोल्ट आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, वी इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, तो यहाँ होता है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की क्या आ गई, सी बाई वी इंटू मीटर, तो यहाँ से इसकी लिखोगे तो ये हो जाएगी सी बाई वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है, और यहाँ आएगी मीटर क्यूब, ठीक है, तो ये मीटर क्यूब आएगा, है ना, ये अपने पास, यहाँ आप कर लोगे इसको आर क्यूब, ठीक है।
कि तुम्हारे पास जो एटॉमिक पॉजिटिविटी आती है किसी भी एटम के लिए, बात करो जहां से आर सेपरेशन ऑक्यूर हो रही है, तो वो कितनी आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट क्यूब आएगी। ठीक है ना, ये डायमेंशन का यूज करके हमने जो फॉर्मूला था वो क्या कर दिया है, सही कर दिया है। कोई समस्या, उम्मीद करता हूँ कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए। अगला आता है एटॉमिक पोलराइजेशन। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, कि तुम्हारे पास कोई मटेरियल है जो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। ठीक है ना, और उसमें क्या होता है, उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं, चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। ये मैं टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में और खोल लेता हूँ, तो इसमें कुछ और बताने वाला होगा तो बता दूंगा तुमको। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखो क्या होता है कि तुमने क्या किया, एक डाइइलेक्ट्रिक एक तरीके से कह दो। ठीक है, ये तुमने है ना रख दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये प्लस वाली प्लेट है, ये माइनस वाली प्लेट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन होता है तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो होता है वो होता है सिग्मा पी। क्या निकल के आता है, सिग्मा पी निकल के आता है। ठीक है, ये जो पोलराइजेशन है इसको हमने यहाँ डिफाइन किया है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सिग्मा पी क्या है, इसमें जो चार्ज सेपरेशन ऑक्यूर हुआ, ठीक है, तो उसके कारण इसकी सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी आई वो है अपने पास सिग्मा पी। ठीक है ना, तो वो सिग्मा पी के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। अब जो चार्ज सेपरेशन हुआ है ना, इंडक्शन के कारण हुआ, पोलराइजेशन के कारण हुआ, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आता है, पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, तुम्हें पता है डाइपोल मोमेंट जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, तो अंदर जो चार्ज सेपरेशन हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ईपी वेक्टर, वो हमेशा पोलराइजेशन वेक्टर के अपोजिट होगा, तो माइनस का पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट वेक्टर, वो पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट तुम्हें वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद आती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी तुम्हारी कैसे आएगी कि जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब तुम हटाते हो वो तो हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट इनटू साई। ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। जब वो आप क्या कर रहे हो, प्रोपोर्शनलिटी से हटा रहे हो, तो ये एप्सिलॉन नॉट और जाई आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। जाई क्या होता है, जाई होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये आप देख सकते हो, ये आपने मटेरियल लगाया, इसके बाहर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, बाहर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये प्लस वाली प्लेट है माइनस वाली प्लेट है, तो एक्सटर्नल वाली डायरेक्शन ये है। ठीक है, अंदर यहाँ प्लस आ जाएगा, नेगेटिव साइड में यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर वाले की है ना, प्रोड्यूस वाले वो इंड्यूस्ड वाले की हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो अगर अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है अंदर की तरफ, ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या होगा, इससे अपोजिट, तो वो ऊपर की तरफ जो है अपना इतना हो जाएगा। बाहर जो प्लेटों के ऊपर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा फ्री है। ओके, अंदर की तरफ जो आएगी, इनके ऊपर जो आएगी वो अपने पास क्या होगी, वो सिग्मा पी होगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच, प्लेटों के बीच डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी है, पी है। डाइपोल मोमेंट जो है वो अपने पास वो पी वेक्टर अपने लिए है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की बात होगी। अब आता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर था, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट थी, और पोलराइजेशन जो है, उस मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन जो है जो इंड्यूस्ड हुआ है वो अपने पास पी वेक्टर था। तो जो डी वेक्टर जो है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसका रिलेशन क्या होता है, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। इनडायरेक्टली आप समझे तो इसका मतलब ये हुआ कंबाइंड रूप से कितना इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके अंदर के एटम के ऊपर। समझ रहे हो ना, ये तो बाहर वाला हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये इंड्यूस्ड वाला हो गया। तो इंड्यूस्ड वाले को और बाहर वाले को मिलाओगे, ठीक है, कि अंदर कुछ नहीं होता तो इतना आता, कुछ है उसकी वजह से इतना आ रहा है, तो टोटल इतना आ रहा है, टोटल इतना आ रहा है, या कैसे कह दो मीडियम है तो इतना आ रहा है। समझे क्या बात, कि अगर या तो तुम मीडियम इंट्रोड्यूस कर दो, मीडियम इंट्रोड्यूस करोगे तो सिंपल ये एप्सिलॉन हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। तुम मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है, मीडियम की बात नहीं करना चाहते, तो ये तो एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से है, और ये क्या है तुम्हारे पास पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है। तो डी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर जो है वो आपका इक्वल होता है सिग्मा फ्री के, कि जो एक्सटर्नल फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी थी उसके इक्वल होगा डी वेक्टर। ठीक है, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई वेक्टर। ठीक है, एप्सिलॉन आर जो है आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, वो क्या होती है, वो 1 प्लस जाई होता है, जहां जाई क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस का जाई, है ना। उम्मीद करता हूं आपको इसमें किसी तरह की कोई समस्या जो है वो नहीं हो रही होगी।
चलें आगे, चलते हैं आगे, आ जाओ। अब देखो तुम्हारे पास तीन चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर है और पोलराइजेशन वेक्टर पी वेक्टर है, ठीक है। इन सब का कंपैरिजन जो है अपने करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मात्रक होता है हमेशा वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, किसी तरह की इसमें समस्या तो नहीं होनी चाहिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है इसका मात्रक होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज बटा एरिया, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और डी इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, दोनों की यूनिट क्या आएगी, समान, दोनों की यूनिट क्या होगी, समान होगी। यूनिट से डायमेंशन लिख सकते हो, बच्चे तो नहीं है ना, लिख सकते हो, ठीक। फॉर्मूले की बात करें, पहला अपने पास जो मैक्सवेल इक्वेशन आती है वो यही है कि नहीं। अब ये कहां से आया, तो ये गाउस लॉ से आता है ना, ये गाउस लॉ से आता है। अच्छा, जहां बात करते हो तुम किसकी, अपने पास किसकी बात करते हो भाई, जहां अपने बात तुम करते हो इसकी, क्या नाम इसका, डी की, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ठीक है, तो वहां तुम्हारे पास सिग्मा फ्री आना चाहिए, सिग्मा फ्री आएगा, ऑप्शन नोट जाके यहाँ सिग्मा फ्री आएगा या फिर रो फ्री आएगा, आना तो सिग्मा फ्री चाहिए। सिग्मा फ्री और रो एक कैसे हो सकता है, ये तो चार डेंसिटी होती है वॉल्यूम वाली और वो आगे सरफेस वाली है। तो ये है ना अपने पास, इधर सिग्मा फ्री आएगा, ये इधर इन्होंने सिग्मा फ्री लिखा हुआ है पर उसमें तो ये सिग्मा फ्री, अगर सिग्मा है ये, है ना, सिग्मा फ्री नहीं कह सकते, सिग्मा बोलेंगे इसको। पर अगर ये सिग्मा है तो वो फर्स्ट इक्वेशन कहां से आती है, ये हो गया अपने पास, इसको हटाओ और इसके यहाँ सिग्मा ले आओ, ठीक है, इसके यहाँ सिग्मा है, ये पी वेक्टर है, ठीक है, अब नहीं होगा ये, अब ठीक है, ऐसे करो इसको, देखो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये ऐसा है, ठीक है, मान लेते हैं ये ऐसा है अपने पास, तो फिर उसका क्या होगा, किसका, जो फर्स्ट मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होती है, डेल डॉट ई इजिकल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है ना। तो फिर तो इनको कंपेयर करो तो ये तो गलत हो गया, या तो ये गलत है या वो गलत है, वो तो गलत है नहीं, और तो ये गलत होना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, ये गलत इस तरीके से हो सकता है कि जो ई होता है सरफेस के ऊपर वो कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। तो ये तो डायमेंशन चेंज हो गई यहाँ तो, है ना। तो ये थोड़ी सी गलती कर रहा है यहाँ, ये क्या कर रहा है ये अपने देख लेते हैं, एक मिनट। ये फॉर्मूला अपने पहले भी लिखा ना इधर, यहाँ अपने कहीं ना कहीं लिखा होगा, हाँ, डी वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा फ्री आया, ठीक है, तो डेल डॉट डी कैसे आ जाएगा वो, तो ये है ना, ये लाइन पूरी गलत है, और ये है ना, आप जो सीबीएस की बुक पढ़ रहे हो उसमें ही गलत है ये पूरी पूरी लाइन, इसको छोड़ दो आप, सीबीएस की बुक में गलत है ये, ठीक है, मैंने उस सीबीएस की बुक का सवाल लिया था, ठीक है, डायमेंशन इसमें गलत हो रही है, तो इसको आप ऐसे याद रखो, क्या इसकी जगह क्या याद करोगे, इसकी जगह आप याद करोगे ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, और यहाँ याद करोगे डी वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा फ्री, ठीक है, और यहाँ याद करोगे आप
पी वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा पी, है ना। और ये तीनों रिलेशन अपने पढ़े थे। अब इनका डाइवर्जेंस लोगे तो इधर भी डाइवर्जेंस करना पड़ेगा, है कि नहीं। और इधर डाइवर्जेंस करना पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि अदिश राशि है उस साइड तो, ठीक है। हाँ, इधर अपने पास इनकी डायरेक्शन जरूर होगी, है ना, जो भी इनकी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के साथ अगर इनका डाइवर्जेंस तुम करने जाओ तो कुछ हो सकता है, तो इसकी कोई जरूरत तुम्हें पड़ेगी नहीं, इसको छोड़ दो और इनको याद रख लेना, ठीक है। ये जो उसमें है तुम्हारे नोट्स में सही करके तुम्हें दे दूंगा। कर्ल की बात करें, डेल क्रॉस ई जो है वो 0 आता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। डेल क्रॉस डी तुम्हारा जो है वो 0 आता है। डेल क्रॉस पी जो है वो भी क्या आता है? 0 आता है। रिलेशन की बात करें तो ये रिलेशन है, ओके। अगर वैक्यूम की बात करोगे, वैक्यूम की बात करोगे तो पोलराइजेशन हो ही नहीं सकता, वो मीडियम ही होता है, तो पी 0 हो गया, ठीक है। इसमें भी सेम रहेगा और इसमें भी यहाँ सेम रहेगा। अगर यहाँ तुम वैक्यूम की बात कर रहे हो तो डी और ई दो ही होंगे, पी होगा ही नहीं। देखो तीनों में देख लो, पी 0 हो गया तो डी और ई में तुम्हारे पास क्या आ गए? यहाँ रिलेशन आ गए, ठीक है। ये जो पीपीटी है वो आपको मैं सही करके ही अपलोड मैं टेलीग्राम चैनल पे करूँ। चलें आगे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने सही करवा दी। जो मिस्टेक्स है ना वो मैं सही करवा रहा हूँ, तो उनको लेकर के आपको 1% भी परेशान नहीं होना है कि वो कैसे क्या होगा, मैंने पूरी सही करवाई आपको, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अगला अपने पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर, कि अपने पास यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर है, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या आएगा? देखो, हेलो, तो अपनी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर, की मान लेते हैं एक यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर अपने पास है, ठीक है ना, जिसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसके अंदर पोलराइजेशन जो है वो क्यूर हो चुका है, ठीक है। और जो पोलराइजेशन है वो तुम्हारे पास जेड डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो वहां जो तुम्हारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो इंड्यूस्ड होती है, समझ रहे हो ना, फ्री वाली नहीं, इंड्यूस्ड वाली, वो कितनी होती है? बाउंड चार्ज डेंसिटी जिसको आप बोलते हो, तो वो होती है माइनस का डेल वेक्टर डॉट पी वेक्टर, ठीक है। और बाउंड चार्ज डेंसिटी जो सरफेस वाली है, ठीक है, वो होती है पी वेक्टर डॉट एन एन कैप, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल चार्ज जो है वो अपने पास कितना आ जाएगा? अगर रो अपने पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो इससे चार्ज आएगा अपने पास रो डीटो, और सरफेस एरिया अपने पास सिग्मा है तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी, ठीक है ना, इजिकल टू 0। तो यहाँ आपके पास जो टोटल बाउंड चार्ज है, टोटल बाउंड चार्ज की बात करें तो वो कितना आ जाएगा? इतना प्लस का इतना, है ना। और आपको पता है ऊपर वाले में आएगा पॉजिटिव, नीचे वाले में आएगा नेगेटिव, टोटल क्या हो जाएगा? प्लस माइनस मिला करके 0, ठीक। क्यू क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे? टोटल बाउंड चार्ज इन अपर हेमिस्फीयर की बात करें, क्यू टोटल कितना आ गया? ये आ गया 0। क्यू टोटल की अगर तुम बात करो इसमें अपर हाफ में, दोबारा से बात सुनना, कंप्लीट की बात करोगे टोटल कितना है तो वो 0, अपर हाफ में बात करो, ठीक है, तो इसका हाफ एक तरीके से, है कि नहीं, ठीक है। तो टोटल बाउंड चार्ज इन अपर हेमिस्फीयर ये कितना आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा, आप अगर बात करो किसकी, अपने ये टोटल चार्ज की बात करो अपर हेमिस्फीयर में, तो ये आएगा P इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो एरिया है आपका वो ये वाला लिया जाता है, इफेक्टिव वाला, है ना। और लोअर आप में बात करो तो ये आएगा माइनस का P इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये कौन सा है? ये अपने पास ओनली सरफेस वाली टर्म से आता है। किसकी वजह से आता है? सरफेस वाली टर्म से, इस वाले टर्म से, ठीक है ना। टोटल इंड्यूस चार्ज इन अपर हेमिस्फीयर, तो ये आ जाता है सिग्मा हमारे पास, ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ऊपर आप में आता है इतना, लोअर आप में आता है इतना। टोटल की बात करोगे चार्ज तो वो कितना आता है? 0 आता है, तुम्हारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। टोटल जो इंड्यूस चार्ज है वो कितना आता है? 0 आता है। चलें इससे आगे, आ जाओ इससे आगे चलते हैं। आगे चलो, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पोलराइज्ड स्फीयर, यही तुम्हारे पास था, पोलराइज्ड स्फीयर था, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। तो पोलराइजेशन तुम्हारे पास ये था, पोलराइजेशन था तुम्हारे पास ये था, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या होता है? पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू P इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब सरफेस से बाहर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? इतना। सरफेस के अंदर पोटेंशियल, सरफेस के अंदर की बात करो तो वो अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है ना, तो सरफेस के बाहर जो पोटेंशियल है वो इतना आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना आएगा। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, ये आपको सीधे याद रखना है, ठीक है। अब थीटा, दो कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के अंदर, एक आर होता है, थीटा होता है, तो आर वाला अपने पास इतना आएगा
और थीटा वाला अपने पास इतना आएगा जब आप पोलर कोऑर्डिनेट में डील करते हैं। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, इन्हीं को जोड़ दो आर का थीटा कप के साथ, वो इतना आ जाएगा। ये कहाँ आया है, सरफेस के बाहर। ठीक है, सरफेस पे बात करोगे तो आर इजिकल टू आर लिख दो, तुम्हारे पास वी ये आ जाएगा और ई आ जाएगा, है कि नहीं। जब आर लेस देन आर लोगे तो वी इन इतना आएगा और ई जेड वेक्टर तुम्हारे पास इतना आएगा जब आर लेस देन आर की बात करोगे तुम। ठीक है, तो ये तुमको जो तीनों है वो याद रखने हैं। इसके बाद अपने पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, यूनिफॉर्मली तुम्हारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है। ठीक है, उसको जब रखा जाए तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वो कितने आएंगे, वो भी तुम थोड़े से देख लो। तो अगर आर लेस देन आर है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आएगा ई इन इजिकल टू 2/2 प्लस एप्सिलॉन आर ई नॉट वेक्टर। ये क्या है, एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसी तरीके से जब आर इजिकल टू आर होगा, जब आर इजिकल टू आर अपने पास होगा तो वहां लिख देना आर इजिकल टू आर, इसमें क्या दिक्कत है ना। आर इजिकल टू आर इसमें लिख दोगे तुम, वो इसमें है ही नहीं, तो तुम्हारे पास जो वो है इतना ही रहेगा। ठीक है, अब बात करें आर ग्रेटर देन आर की, मतलब उससे बाहर कितना आएगा। ठीक है, तो वो ई आउट की बात करो तो वो आ जाएगा अपने पास ई नोट वेक्टर प्लस 2r³ एप्सिलॉन आर माइनस 1 आर स्क्वायर एप्सिलॉन आर प्लस 2 इतना और इतना। ठीक है, अब पी वेक्टर जो है, पी वेक्टर का मान कितना आएगा तुम्हारे पास इस केस के लिए, वो आता है 3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर प्लस 2 ई नॉट वेक्टर। ये फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूलों का तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब एक आता है क्लोसियस मोसोटो रिलेशन और द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो वो क्या आता है, n अल्फा डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू साई डिवाइड बाय जाई प्लस 3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर प्लस 2। ठीक है, या n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एक एटम का मास अगर m है, ठीक है, तो एक मोल एटम्स का मास कितना हो जाएगा, m इंटू एन, है कि नहीं। ये क्या हो गया अपने पास, एक मोल का मास हो गया, है ना, एक मोल का मास हो गया। एक मोल का मास अगर अपने पास हो गया m इंटू एन ए, ठीक है, ये अपने पास एक मोल का मास हो गया। इसमें तुम क्या करोगे, जो एटॉमिक मास नंबर है उसका भाग दे दोगे। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम का भाग दे दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से तुम चाहो तो Na का मान निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर n का मान यहाँ से रख दोगे, n का मान यहाँ से रख दोगे और फिर Na यहाँ रखना, बाकी इधर लेके चले जाना, तो भी ये कोई ना कोई रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारे पास किधर गया, हाँ, ये देखो, ये फॉर्मूला अगर तुम यहाँ रखते हो और यहाँ फिर आ जाएगा Na वी एम ए डिवाइड बाई एम, वो आपका इधर चला जाएगा, तो एक रिलेशन आपका वो भी बन जाता है। वो भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास ये है क्लोजियस रिलेशन। इससे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है ना, मिल ही जाता है। इसमें लगभग इंटरव्यू भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, पिछली आरपीसी में, उससे पिछली आरपीसी में, किन्हीं 2 आरपीसी में लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, और एक अगर नहीं आया पिछली बार तो इस बार पक्का ही आएगा। ठीक है, मतलब काफी इतना ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे, जो इस हमारे पास क्रैश कोर्स में जितना बताया है ना कि ईएमटी के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, उनसे क्वेश्चन आपका आ जाएगा। चलें आगे, ठीक है, चलते हैं। बी है ना, यहाँ जो एम है ये टोटल मास है। टोटल मास में जब एटॉमिक मास का भाग दोगे तो क्या आएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्या है, मोल्स कितने। तो एक मोल इंटू एन ए करोगे
ठीक है, तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, उसमें तुम वॉल्यूम का भाग दोगे। ठीक है, तो ये जो स्मॉल एम यहाँ लिखा हुआ ना, स्मॉल एम की जगह तुम कैपिटल एम लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है कि टोटल मास कितना है, तुम्हें जो एटम दिया गया है, ठीक है, उसका जो मटेरियल दिया गया है उसका टोटल मास कितना है वो है। ठीक है, आगे चले, आ जाओ आगे चलते हैं। इसके बाद अपने पास क्या है, इसके बाद अपने पास है बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन देखो, बाउंड्री कंडीशन जो है वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, जब आपको आपके जो दो मीडियम है वो सेपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, इसका तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसकी इतनी है मीडियम की, दूसरे के अपने पास इतनी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, दूसरे का इतना है, पहले में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना है, दूसरे में इतना है। और ये जो अपने पास परपेंडिकुलर है, नॉर्मल जो है, ये अपने पास पहला, ठीक है, जो जा रही है वेव, वो बना रही है थीटा 1 एंगल, और यही जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है कितना, थीटा 2। अगर ऐसा होता है तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना, क्या, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, इसका इसके साथ एंगल, इसका इसके साथ एंगल नहीं, इसका नॉर्मल के साथ एंगल कितना, थीटा 1 है तो ये आएगा tan थीटा 1, नीचे क्या आ जाएगा इस वाले केस के अंदर tan थीटा 2। ये ध्यान रखना, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा tan थीटा 2। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी बात, जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट है, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसके भी दो कंपोनेंट है, डी पैरेलल और डी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ई पैरेलल अबोव इज इक्वल टू ई पैरेलल बिलो। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं इस सरफेस के ऊपर, जो तुम्हारा ई पैरेलल वो ऊपर वाला होगा और ई पैरेलल बिलो क्या होगा, नीचे वाला होगा। तो ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, और यही तुम्हारे लिए मोस्ट यूजफुल कंडीशन है। अगर तुम इसके परपेंडिकुलर प्रोपर्टी की बात करो कि ई परपेंडिकुलर अबोव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो, तो ये होगा सिग्मा पाई का एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर आप बात करो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बात करोगे तो वहां तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डी पैरेलल अबोव माइनस डी पैरेलल बिलो इज इक्वल टू पी पैरेलल अबोव माइनस का पी पैरेलल बिलो। ठीक है, इसके अंदर डी के अंदर तुम्हारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या रहती है, वो रहती है परपेंडिकुलर वाली। ठीक है, डी परपेंडिकुलर अबोव माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा फ्री। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ केस के अंदर आपको जो सिग्मा फ्री है वो क्या दिया होगा, 0 दिया होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एक तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इसका रोल आ गया, इसके अंदर इसका रोल आ गया। ठीक है, तो ये चीजों को कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो ये जो है, ये दो कंडीशन आपके बहुत काम की है। तो अगर बाउंड्री कंडीशन का क्वेश्चन आता है तो वो ये होगा। बाउंड्री कंडीशन क्या करती है, बाउंड्री कंडीशन तुम्हारी हेल्प करती है फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने में। यूनिकनेस थ्योरम आएगी इसके बाद। यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है, यूनिकनेस थ्योरम ये कहती है अगर आपके पास बाउंड्री कंडीशंस है, ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल है, अगर आपके पास बाउंड्री कंडीशन है तो आपका जो पोटेंशियल है वो यूनिक बन जाता है। ठीक है ना, उसकी क्या आ जाती है, स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना, कुछ ऐसा है। चलें आगे, आ जाओ आगे चलते हैं। अगला क्या है अपने पास, देखो अगला है अपने पास पॉइजन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन सिंपली कुछ भी नहीं है। लाप्लास इक्वेशन क्या थी, जब अपने पास चार्ज फ्री रीजन होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, रो जीरो कर देंगे तो लाप्लास बन जाएगी, वरना वो क्या है, पॉइजन। अब ये देखो आती कहां से है, ठीक है, अब वो तो तुम्हारे पास फ्लक्स निकालते हैं ना, ई डॉट डी एस, ठीक है, इजिकल टू क्या आएगा, ये अपने पास, ये अपने पास क्या आता है, अब ये अपने पास आता है फ्लक्स जो है वो आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू क्या होता है, रो डीटो। ठीक है, रो डीटो आता है, तो इसको ये सरफेस में आ गया, इसको वॉल्यूम में चेंज करो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से, तो डॉट डेल डॉट ई डीटो। ठीक है ना, तो यहां से डीटो गया, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन गया, क्या बचा, ये बचा डेल डॉट ई वेक्टर इजिकल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वहां से आती है, थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात याद होगी कि डेल डॉट ई इजिकल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आपको पता है जो ई है ये क्या होता है, ये होता है माइनस का डेल फाई। कितना होता है, माइनस का डेल फाई होता है। दोनों को मिलाओगे, ई का मान ये रख दोगे, ई का मान आप ये रख दो, तो ये बन जाएगी माइनस की डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माइनस उधर लेके जाओगे तो ये इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर चार्ज फ्री रीजन है, ये है ही नहीं, तो ये हो जाएगी डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो इक्वेशन है डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कहलाती है पॉइजन इक्वेशन। अगर डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 है, ये कहलाती है लाप्लास इक्वेशन। अगर आप क्या करो, डेल स्क्वायर का मान यहाँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में रख दो, कहां रख दो, स्फेरिकल सिस्टम में रख दो। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में रख दो, तो आपकी ये बन जाएगी पॉइजन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अगर सिलेंड्रिकल में रख दोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी पॉइजन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल स्पेस। ठीक है,
तो अब इनके मान कितने होते हैं, डेल स्क्वायर का मान अपने पास बात करें किसमें, कार्टेशियन के अंदर, तो ये होता है डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। प्लस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये होता है 1 बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, 1 बाय आर स्क्वायर sin थीटा डेल बाय डेल थीटा sin फाई डेल बाय डेल थीटा प्लस 1 बाय आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर फाई। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, ये बनता है सिंपली डेल डॉट डेल, है ना, ये निकाल देना आप, ये निकालना आपको आता है कि नहीं। अब ये कलर नहीं दिख रहा क्या, ये निकालना आपको आता है ना, ये निकालना आपको आता है। ठीक है, बताया था आपको स्फेरिकल में कैसे निकालना है। अच्छा, ग्रेडियंट निकालना सिखाया था, अब जो आया है उसका आप क्या ले लेना, डाइवर्जेंस ले लेना, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका स्फेरिकल में और ये आपका आएगा सिलेंड्रिकल में। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, तो अपने पास ये सिक्स की डिपेंडेंसी, फाइव की डिपेंडेंसी रहेगी नहीं, स्फेरिकल सिमेट्रिक केस ही आपको मिलेगा। तो ये आपका जो आर में है वो वाला काम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, स्फेरिकल की आप जो बात कर रहे हो स्फेरिकल सिमेट्रिक केस है आपके पास। ठीक है, थीटा और फाई पे चीजें डिपेंड ही नहीं कर रही, तो वो दोनों हो जाते हैं जीरो, ये एक में नहीं रहता है। तो उस केस में क्या बन जाएगा, बन जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, यहाँ आ जाएगा फाई इज इक्वल टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी पॉजिटिव इक्वेशन हो गई। राइट साइड को जीरो कर दो तो वो लाप्लास हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए मैंने लिख दिया है सिलेंड्रिकल के अंदर भी, तो तुमको निकालना नहीं पड़े और तुमको इसको सीधा याद रख लो तो बेस्ट है। चलें आगे, आ जाओ चलते हैं। अब आता है यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है, बाउंड्री कंडीशन लगाओ, किसके ऊपर, बाउंड्री कंडीशन लगा दो, सोर्स क्या है वो बता दो, फ्री है या नहीं है, सोर्स है वहां पे नहीं है, इनिशियल कंडीशन बता दो, तो ये सारी लिमिट लगा दोगे तो तुम्हें जो पोटेंशियल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक यूनिक पोटेंशियल मिलेगा। इसी को बोलते हैं क्या, यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, इसके बाद अपने पास आती है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल ने क्या किया, गाउस का इलेक्ट्रोस्टैटिक का लो, गाउस का मैग्नेटोस्टैटिक का लो, ठीक है, और अपने पास ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लो, और तुम्हारे पास जो क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर लॉ का मॉडिफाइड रूप, ठीक है ना, एम्पियर लॉ का मॉडिफाइड रूप जो है, ठीक है, उन चारों को मिला करके जो इक्वेशन थी, ठीक है, वही क्या थी, मैक्सवेल इक्वेशन थी। पहली थी डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरी थी डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डीबी बाय डीटी, ये है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे सी वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर बाय dt। इसको आप तुम ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट जे सी वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी कंडक्शन वाली होती है, ये करंट डेंसिटी कौन सी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वाली। ठीक है, और ये किसको बताता है, ये अपने को बताता है कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करते। गाउस की सेकंड, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन किसको बता दी है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब फाई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फाई भी जीरो हो गया, क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए फाई भी जीरो है, मतलब किसी भी चुंबक आपने रखा हुआ है किसी सरफेस के अंदर, ठीक है, तो वहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर नहीं निकलेगी, वो अंदर ही खत्म हो जाएगी, है ना, तो फाई भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तीसरा था डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस का डेल बी बाय डेल टी, ये बताता है अगर मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो क्या जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेट चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वो क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये तुम्हारी चारों मैक्सवेल इक्वेशन है, बहुत सही ढंग से तुम्हें याद होनी चाहिए, इनकी एक टेबल आगे तुम्हें मिलेगी, ठीक है, वो तुम्हारे बहुत काम की है ना, वो एक स्टेप आगे। इसमें जो तुमने जेडी लिखा, जेडी लिखा वो क्या था, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ठीक है, डेल ई बाय डेल टी इंटू था ए, ये तुम्हारे पास क्या था, सॉरी, ये तुम्हारे पास क्या था, जेडी था। ठीक है, और जेडी का मान क्या होता है, आई डी बाय का ए का गुणा इधर कर दो आप, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट का मान कितना आया, एप्सिलॉन नोट, कितना आया, एप्सिलॉन नोट डेल ई बाय डेल टी इंटू ए जाएगा तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये एक मिनट देखो, इधर दिखाता हूँ तुमको, ये था इसमें से, ये म्यू नॉट जेसी तो होता ही होता है, ठीक है, हाँ म्यू नॉट जेसी होता है यहाँ पे, और यहाँ होता है जेडी, तो जेडी का मान यहाँ कितना आया, म्यू नॉट बाहर निकाल दो, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, है कि नहीं, म्यू नॉट डेल ई बाय डेल टी, जेडी का मान कितना आया, म्यू नॉट चला गया, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, ये कितना होता है, आई डी बाय का ए, ए इधर गुणा कर दो,
तो आपके पास जो करंट आती है वो आती है एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई वाई का डेल टी। कहाँ गया? ठीक है, ये रहा। ओके, चलें आगे, आ जाओ आगे चलते हैं। अब देखो जो मैक्सवेल इक्वेशन जो है उनसे उनके डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म आएगी, उससे पहले एक डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में एक बात और देखो। मैक्सवेल ने बताया कि जब तुमने कैपेसिटर की प्लेटें लगाई तो इनके बीच में क्या है, खाली स्पेस है, मतलब सर्किट क्या है, टूटा हुआ है, तो इसके अंदर करंट फ्लो होनी नहीं चाहिए, है ना, जबकि इसमें करंट फ्लो होती है। तो इस करंट को इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, इस करंट को इन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। कि जहां तुम्हारा वायर है वहां रहेगी कंडक्शन करंट, ठीक है, और जहां वायर नहीं है वहां रहेगी डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो क्यों आई है, डिस्प्लेसमेंट करंट तुम्हारे पास इसलिए आई है क्योंकि इन दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, कैपेसिटर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से, ठीक है। अब देखो मैक्सवेल इक्वेशन के दो फॉर्म, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। यहां से तुम्हारा काम बन जाएगा, यहां से तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो पक्का आएगा, ठीक है। पहली बात करें डाइलेक्ट्रिक की, डाइलेक्ट्रिक मतलब मीडियम है, तो यहाँ एक तो क्या रहेगा, एप्सिलॉन रहेगा, ये ध्यान रखना, एक म्यू रहेगा। तो चारों इक्वेशन के अंदर एप्सिलॉन और म्यू कर दो, यहाँ एप्सिलॉन कर दिया एप्सिलॉन नॉट की जगह, ठीक है, यहाँ म्यू कर दिया, और बाकी सेम की सेम है, कोई चेंज नहीं है। चाहे डाइलेक्ट्रिक हो चाहे वैक्यूम हो, चाहे मतलब सॉरी डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये रहेगा। वैक्यूम में जब आप जाओगे, तो वैक्यूम में जब आप जा रहे हो तब आपको क्या करना है, एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, म्यू की जगह क्या आ जाएगा, म्यू नॉट। ये देखो आप पूरी की पूरी इक्वेशन। पहला जो है ये कौन है, ये है गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा जो है ये है गाउस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। तीसरा जो है ये फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। चौथा जो है वो है एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल मॉडिफिकेशन, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डाइलेक्ट्रिक में क्या करना है, ये आ जाएगा, वैक्यूम के अंदर ये लाओगे, ये आ जाएगा। फ्री स्पेस में क्या करना होता है, सोर्स को ही खत्म कर दो। ये सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने को, इसको जीरो कर दो। यहाँ ये सोर्स है फ्री वाला, तो इसको भी क्या कर दो, जीरो कर दो, तो ये इतने रह जाएंगे। आप जाओगे स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, तो टाइम के साथ वेरी करने वाली टर्म खत्म कर दो। ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, जीरो कर दो बस। यहाँ टाइम के साथ वेरी करने वाली कंडीशन क्या कर दो, खत्म कर दो। और ये वाली जो है, जो यहाँ जीरो की थी, ये वाली ये वापस ले आओ, है ना, जैसे ये वापस आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी तुम्हारे पास क्या है, मैक्सवेल इक्वेशंस है। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये एक तरीके से डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन फॉर्म है। इंटीग्रल फॉर्म में चले, आ जाओ इंटीग्रल फॉर्म में चलते हैं। इंटीग्रल फॉर्म देखो अपने पास सेम का सेम वही है। डाइलेक्ट्रिक होगा तो एप्सिलॉन और म्यू ले आना, वैक्यूम में जाओगे तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ले आना, फ्री स्पेस में आओगे तो जे फ्री, ठीक है, और रो फ्री जो है अपने पास वो जीरो कर देना। स्टेडी स्टेट में आओगे तो डीपी बाई डी जो है, जो वेरी टाइम के साथ वेरी करने वाली टर्म है, वो जीरो कर देना, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म इनकी ये होती है। ये कहाँ से आई है, डेल डॉट ई था, ठीक है। एक्चुअल में तो यही होता है। ये क्या होता है, फ्लक्स होता है। फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, मीडियम में तो क्यू क्या होता है, रो डीवी, तो ये लो सेम मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर लगा दिया, पर वहां कोई सिंगल चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, जीरो हो गया इक्वल में। ये अपने पास ईएमआई की इंटीग्रल फॉर्म आ गई। ये अपने पास तुम्हारे पास जो एम्पियर्स लॉ होता है उसकी मॉडिफाइड इंटीग्रल फॉर्म आ गई, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे उसी तरीके से ही चल रहे हैं, ठीक है। वो चारों तुम्हें चेंज बता दिए, क्या क्या करना है वो लगा देना, तुम्हारी जो इंटीग्रल फॉर्म है वो भी आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें तुम्हें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलें आगे, आ जाओ, है ना, कोई नहीं होगी ना। डाइलेक्ट्रिक है तो एप्सिलॉन म्यू है और एप्सिलॉन है ना। वैक्यूम है तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। तो इस पे से आ गया तो रो जीरो कर दो और जे फ्री जीरो कर दो। स्टेडी स्टेट आ गई तो डीबी बाई डी जीरो कर दो, डी बाई डी जीरो कर दो। क्यों? क्योंकि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या नहीं करेंगे, वेरी नहीं करेंगे। बस मैक्सवेल इक्वेशन की प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी सी देख लो। मैक्सवेल इक्वेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, मैक्सवेल इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। दे आर रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, वो है जो तुम्हारे पास रिलेटिविटी अगर उनके अंदर आती है तो भी वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर कंसीडर करते हो तुम और उनमें अप्लाई करते हो तो भी वो क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है। मैक्सवेल इक्वेशन जनरेट कंटिन्यूटी इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से आप कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। वो क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ, डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, ये होती है, ठीक है ना। इसमें लिखी हुई होगी, मैं लिख देता हूँ दोबारा। वो अपने पास क्या थी, वो अपने पास थी देखो, हाँ यही थी, डेल रो बाय डेल टी जो मैंने बताई तुम्हें, प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो,
ठीक है, ये यही बताता है अगर चार्ज डेंसिटी है उसमें चेंज हो रहा है तो करंट आएगी वरना नहीं आएगी, बस वही बात है। ठीक है ना, थोड़ा सा वही है, चार्ज कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन इसी पे चलती है। ठीक है, ये हो गया नॉट सिमेट्रिक एंड ई एंड बी। ई और बी में है ना तुम्हारी मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। तुमने देखा होगा डेल डॉट बी इज इक्वल टू तो क्या था, जीरो था, क्योंकि डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या था, वो था रो अपॉन एप्सिलॉन, है ना, सिमेट्रिक का अलग अलग है ना। दे डेवलप एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव, हमें ये चीज इसमें दिखी, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा डीबी बाई डी आएगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड है ना। अगर कोई चार्ज जो है वो रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अगर कोई चार्ज जो है वो मोशन में है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अगर कोई चार्ज जो है वो एसिलेटेड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ईएम वेव जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, इसके बाद आता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिंपल सी बात, अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है तो उसमें जो फोर्स है वो कितना लगेगा, क्यू ही लगेगा। ट्वेल्थ की बात है ये तो, ठीक है। फोर्स क्या होता है, एम में होता है, तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा, क्यू ही बाय का एम, है ना। और एसिलेशन जो है वो क्या होता है, डी बाय डी टी, इंटीग्रेशन करो वी आ जाएगा, वी क्या आएगा, क्यू ही बाय एम इंटू टी प्लस का कांस्टेंट, कांस्टेंट आएगा उस पर कंडीशन लगाओ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, टी इज इक्वल टू 0 पे, तो ये 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, यू, तो ये इतना बना। वेलोसिटी वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है टाइम के साथ, तो डीएस बाय का dt है कि नहीं, डीएस बाय dt, ठीक है ना। तो अपने पास यहां से देखो दोबारा इंटीग्रेशन करो तो ds क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू ई बाय एम टी स्क्वायर बाय 2 यूटी प्लस का एस नोट, ठीक है ना। तो अपने पास देखो ग्राफ अगर तुम बनाओ तो ये देखो, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट था, तो ए क्या रहेगा, यहां से देखो पूरा कांस्टेंट, ये ए कांस्टेंट रहेगा, वी है वो टी इक्वल टू 0 पे तो यू है, टी इक्वल टू 0 पे कितना है, यू है। इसके बाद लीनियरली बढ़ेगा टी के साथ, ये लीनियरली बढ़ गया, है कि नहीं। एस की बात करें तो ये टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, पहले कांस्टेंट फिर थोड़ा सा लीनियर फिर टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, पहले कांस्टेंट फिर थोड़ा लीनियर फिर टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या था अपने पास, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मोशन है चार्ज पार्टिकल की वो कुछ इस तरीके से होती है। इसके बाद आता है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ई एज ए रिफ्लेक्टिंग फील्ड, कि अगर तुम्हारे पास क्या लगी हुई है, ये दो प्लेट्स लगी हुई है, ठीक है, मान लो, और तुम्हारे पास इनके बीच से, ठीक है, कि ये प्लेटें लगी हुई है, ठीक है, प्लेटों के बीच डिस्टेंस डी है, प्लेटों की डिस्टेंस जो है वो लंबाई जो है वो डी है। यहां से तुम्हारे पास ऊपर के डायरेक्शन के अंदर वाई डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये जो ई वाई है वो तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में है। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलेगा और यहाँ पे जाकर के तुम्हारी प्लेट पे यहाँ टकरा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से चलता है और तुम्हारी प्लेट पे जाकर के यहाँ टकरा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर तुम पीछे की तरफ बढ़ाओ सीधा, और ये यहाँ पे आके लगभग इसके मिड पे काटता है, कहाँ काटता है, मिड पे काटता है, तो जो मिड वाला पॉइंट है वो कितना हो गया, एल बाई टू हो गई, ओके। और इसके मिड पॉइंट से जो स्क्रीन है उसकी दूरी कैपिटल एल हो गई। ये जो प्लेस है जहां ये प्लेट से जस्ट बाहर निकला है वो वाई है, स्मॉल वाई, ये वाला क्या है, कैपिटल वाई है, ठीक है। तो कंपेरिजन करो, टेन थीटा क्या आएगा, स्मॉल वाई अपॉन एल बाई टू, स्मॉल वाई अपॉन एल बाई टू, और इधर क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई बेटा कैपिटल एल, ठीक है। इसको सोल्व करके तुम स्मॉल वाई का मान निकाल सकते हो, स्मॉल वाई का मान आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल वाई का मान एक तरीके से और भी निकलेगा, कैसे निकलेगा, याद करो, एस इज इक्वल टू क्या था, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ थी नहीं वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन के अंदर जो कोऑर्डिनेट है वाई वो कितना आएगा, एक बटा दो ए, एक्सेलरेशन कितना है, अगर वाई डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू ई वाई बाई एम, है ना। और टी स्क्वायर, टी मतलब इसको यह क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो लग रहा है एल बटा वी एक्स, क्योंकि इसको क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी चाहिए, ये क्रॉस करने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए, तो एल बटा वी एक्स से तुम्हारा टी आएगा, तो ये क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई वाई बाई एम एल स्क्वायर बाय वी एक्स स्क्वायर, है ना। यहां से तुम्हारे पास क्या आता है, वाई कोऑर्डिनेट आ जाता है, ओके। एक फॉर्मूला यहां से और जनरेट होता है, वो तुम्हारा सीआरओ में काम आएगा, वो देखो, वो अपने पास कुछ इस तरीके से है कि जो सामने स्क्रीन के ऊपर जाके कहां टकराएगा, सामने स्क्रीन के ऊपर जाकर कहां टकराएगा, तो तुम्हारे पास कितना आता है, इतना आता है, y इज इक्वल टू वी एल एल क्यू बटा डी वी एक्स स्क्वायर बाय एम, एम उसका द्रव्यमान हो गया, डी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हो गई, एल प्लेटों की लंबाई हो गई, क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, एल क्या हो गया, मिड पॉइंट से स्क्रीन की दूरी होगी, है ना। और अपने पास v क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, vx क्या हो गया,
जिस वेलोसिटी से वो आया है, एक्स डायरेक्शन में आ रहा था, वो वेलोसिटी होगी। तो ये इस डिस्टेंस के ऊपर तुम्हारे पास ये जाकर के टकराएगा। ठीक, अब सीआरओ क्या होता है? सीआरओ तुम्हारे पास बेसिकली एक ऐसा यंत्र है, ठीक है ना, जो क्या करता है, ग्राफ लोड करता है। क्या करता है? ग्राफ ग्राफ लोड करता है। किसके अंदर? वी के अंदर और टी के अंदर। किसके अंदर ग्राफ लोड करता है? वी में और टी में तुम्हारे पास ग्राफ लोड करता है सीआरओ बेसिकली। ठीक है, इट हैज टू डिफ्लेक्टिंग प्लेट। जो तुम्हारे पास सीआरओ है, इसके पास इसके अंदर दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है। ठीक है ना, बिहेव लाइक ए वोल्टमीटर, वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइस। बेसिकली तुमने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के किए हैं प्रैक्टिकल, चाहे बीएससी में किए हो, चाहे एमएससी में किए हो, चाहे पीएचडी में किए हो, वहां एक ऐसी डिवाइस थी जो सिग्नल को फ्लोट कर देती थी। जो सिग्नल को क्या कर देती थी? फ्लोट कर देती थी। ठीक है ना, तो वो डिवाइस क्या थी? सीआरओ थी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप थी, है ना। उसमें तुमने देखा होगा, तुम्हें पूरा ग्राफ मिलता था, कभी ऐसे कभी ऐसे, वो सारा। ठीक है, तो सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है, उसमें क्या होता है, वी वर्सेस टी ग्राफ तुम्हें मिलता है। इट हैज टू डिफ्लेक्टिंग प्लेट। इसके अंदर दो प्रकार की डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। बिहेव लाइक ए वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर की तरह काम कर सकता है, वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइस है। वी वर्सेस टी का ग्राफ जो है तुम्हें जनरेट करके दे सकता है। ओके, ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को विजिबल सिग्नल के अंदर। समझ रहे हो कि तुमने इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया, उसका वो ग्राफ दिखा देगा तुम्हें स्क्रीन के ऊपर, है ना। मेजर वोल्टेज, ये वोल्टेज को माप सकता है, करंट को माप सकता है, फ्रीक्वेंसी को माप सकता है। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज थर्मोडायनेमिक इमिशन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन गन यूज होती है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है वो किस तरीके का होता है? वो अपने पास इमिशन जो है वो थर्मोआयनिक इमिशन होता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखो, ये इसका डायग्राम है। इसका डायग्राम में देखो क्या है कि यहाँ तुम्हारे पास फिलामेंट लगा है जो इसको गर्म करेगा, और यहाँ से तुम्हारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, ये भी कैथोड है, ये वाला, और ये क्या है? ये भी कैथोड है। ये जो तुम्हारे, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग कैथोड। ठीक है, और ये क्या है? और ज्यादा नेगेटिव पे। ये क्या है? और ज्यादा नेगेटिव पे है इसकी तुलना में। क्यों है? ताकि ये रिपेल करके इलेक्ट्रॉन को आगे भेजे। ये एनोड है, ठीक है, एक ये एनोड है ईंट के टाइप में, ये तुम्हारे पास बेलनाकार है। ठीक है, दो एनोड है इसके अंदर। ठीक है ना, आगे जाकर के एक हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट लगी है, एक वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेट लगी है, और यहाँ तुम्हारे पास क्या है? स्क्रीन है, जिसके ऊपर तुमको सीआरओ इमेज बना के देगा। तो ये कौन सी स्क्रीन है? जेडएनएस स्क्रीन है। ठीक है, यहां से लेकर के, कैथोड से लेकर के ये जो एनोड तक का पार्ट है, ये अपने पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। ठीक है, जो तुम्हारे पास एनोड ए1 है, जो ए1 है वो 1000 वोल्ट पे होता है। ए1 जो 1000 वोल्ट पे होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ठीक है, इसकी बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर हाईली वैक्यूम होता है, जिसका प्रेशर कितना होता है? 10⁻⁵ mmHg के इक्वल। ठीक है, और यहाँ वो जाकर के उस स्क्रीन पे टकराएगा, वाई के ऊपर टकराएगा, जो तुमने पहले फॉर्मूला जनरेट किया था, वो कितना आएगा? y इज इक्वल टू एल वी सॉरी एल एल बाय 2d इंटू वी बाय का वी ए। ठीक है ना, जहां पे v तुम्हारे पास क्या है? डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज है। वी क्या है? एसिलेटेड वोल्टेज है, कि कितना तुम उसको एसिलेट करना चाहते हो। एल तुम्हारे पास क्या है? मिड पॉइंट से लेकर के स्क्रीन तक की दूरी, मिड पॉइंट से लेकर के स्क्रीन तक की दूरी है। ठीक है, 2d क्या है? जो तुम्हारे पास जो दो प्लेटें लगाई उनके बीच की डिस्टेंस है, डी वो डिस्टेंस है, 2 डिजिट है। ठीक है, एल जो प्लेट लगाई है उनकी लंबाई है। बस इसे तुम क्या कर सकते हो? स्क्रीन के ऊपर तुम्हारे पास वाई दूरी के ऊपर, वाई पॉइंट पे जाकर के तुम्हारा जो वो होगा, इलेक्ट्रॉन टकराएगा। ठीक है, जैसे वोल्टेज आती जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो टकराता जाएगा, है ना। वो फॉर्मूला भी वैसा ही था, जैसा ही था ना। ठीक है, ये तुम्हारे पास सीआरओ हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब सीआरओ के अंदर दो चीज हो जाती है क्या? एक आती है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी एस, एक आता है डिफ्लेक्शन फैक्टर। एक आता है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, एक आता है डिफ्लेक्शन फैक्टर। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी और एक आता है डिफ्लेक्शन फैक्टर। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होती है? कि जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, जिस पॉइंट जितनी हाइट वो दे रहा है पर यूनिट वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग वो कितनी हाइट दे रहा है, वो तुम्हारे पास एस कहलाता है। ठीक है, तो जो y का फॉर्मूला था उससे v इसके डिवाइड में ले आओगे तो ये बनेगा एल एल बाय 2dva। ये कहलाता है क्या? डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। मतलब यूनिट वोल्टेज के लिए वो कितना सेंसिटिव है, वो कितनी हाइट तुमको दिखा सकता है वहां। ठीक है, दूसरा है डिफ्लेक्शन फैक्टर। ये क्या होता है? जो तुम्हारे पास डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी है ना, उसका उल्टा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2dva बाय एल एल। ये तुम्हारे पास हो जाएगा।
इसी के साथ तुम्हारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तुम्हारे पास है वो क्या होता है, यही तुम्हारे पास कंप्लीट होता है। ठीक है, थोड़ी सी मैं बात करूं और, है ना, तो इसी के साथ तुम्हारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो कंप्लीट होता है। और इसके अंदर ज्यादातर जो चीजें थी वो मुझे ऐसा लगता है कि याद रखने वाली थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, सब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं है ये, और इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे मैंने तुम्हें सारे बताने की ट्राई की है। ठीक है ना, और मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है एक दो इसमें गलतियां भी थी वो मैंने इंप्रूव कर दी। ठीक है, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहूंगा। ठीक है, आगे से और बेटर मैं चीजें को ध्यान रखूंगा। ठीक है, उसका मुझे भी बुरा लगता है अगर मैं एक आधी चीज गलत लेके आ जाता हूं तो। और फिर भी उसमें कहीं भी लेक्चर में तुम्हें गलती लगे ना, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अपने उसको इंप्रूव कर देंगे, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि इसका भाई ये सही होगा। अपने को ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंने बताया तो सही होगा, है ना, मतलब आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना 100% देता हूँ। पर एवरीवन इज ह्यूमन, ह्यूमन एरर हो सकती है, कोई बड़ी बात उसमें नहीं। ठीक है, और जो गलतियां इसमें थी वो मैं आपको, जो मैंने बता दी आपको इस लेक्चर में, जो मैं आपको इंप्रूव करके प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के अंदर। ठीक है, मतलब जो पीडीएफ मिलती है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां से आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भाई जिसको टेस्ट सीरीज वगैरह अब तक जिसने ज्वाइन नहीं किया वो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल है। और उसके लिए आप जो कोड है RPSC20 कोड यूज करके 20% ऑफ ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के ऊपर, क्लास नोट्स के ऊपर और प्रैक्टिस बैच के ऊपर। ठीक है, ये तुम्हारा इसी वाले आरपीएससी एग्जाम के लिए वैलिड है, इससे आगे वाले के लिए वैलिड नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर मुझे ऐसा लगता है इतने फॉर्मूले आपको पता हो और थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर रखी हो, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रखी हो, ठीक है, तो आप ईडी के अंदर क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। इसके साथ 11th 12th वाला जो मटेरियल है वो और ऐड कर लेना। ठीक है ना, ये चैप्टर इतना लंबा क्यों नहीं हुआ, ईडी इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई, ईडी इतनी जल्दी इसलिए खत्म हो गई क्योंकि अपने साथ में इसकी 11th 12th नहीं पढ़ी ना, अपने सिर्फ और सिर्फ कौन सी पढ़ी है, बीएससी पढ़ी है। तो बीएससी में इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है ना, 11th 12th इसके साथ जोड़ के करवाते हैं लोग, तो इसलिए उनको इसमें क्या लग जाता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुमको सारा इसमें समझ में आया होगा, ढंग से नोट्स बनाओ, इसको बना लेना। वरना टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर शेयर नहीं किया अब तक चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर सब्सक्राइब कर लेना। दो सब्जेक्ट रहते हैं, एक रहता है मैकेनिक्स और एक रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस वो मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द भी आपको करके तैयार। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एनालिसिस मैं डाल दूंगा, संडे को डाल दूंगा, ट्राई करूंगा, और मैकेनिक्स आपके अनुराधा मैम डाल देगी। उसके बाद जो एमएससी वाला पोर्शन है वो डाल देंगे, तो आपका जो सारा इशू वगैरह जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपने चैनल को बहुत सपोर्ट किया आपने, करते रहिए। टेलीग्राम के ऊपर भी 1000 लोग होने वाले हैं, 1000 मेंबर्स होने वाले हैं, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।